अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ईद भी आप लोगों की बड़ी अच्छी गुजरी होगी। लेकिन मैं थोड़ा बोर हुई हूँ क्योंकि नॉवेल्स के बगैर गुजारा नहीं है मेरा, रीड किए बगैर ना। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि नॉवल रीड करना शुरू कर दूँ। आप भी लोग भी बोर हो गए होंगे और मैं तो तकरीबन हो ही चुकी हूँ। तो आज फिर एक नॉवल लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। कंप्लीट नॉवल है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आ जाइए फिर नॉवल की तरफ चलते हैं। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। बिखरे बाल, लरसता जिस्म, सूजी हुई आंखें जो बहुत देर से उसके रोने का पता दे रही थीं। सामने बेंच पर बैठा शख्स उसे देखकर माजी की यादों में खो गया। वो हूबहू उस जैसी थी। उसके कांपते हाथ इस बात का सबूत दे रहे थे कि वो परेशानी का शिकार है। माजी की यादों से पीछा छुड़ाकर उन्होंने अपने कदम उस लड़की की जानिब बढ़ाए जो थी तो अजनबी पर अपनी अपनी लग रही थी। बेटा, शफकत से भरी नरम आवाज पर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। जी। रो रो कर उसकी सिसकियां बन चुकी थी, जिसकी वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। कोई परेशानी है बेटा? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? उनकी बात पर उसने सर उठाकर उस शफीक इंसान को देखा। उसे समझ न आई कि इन्हें क्या जवाब दे। बेटा, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ, अपने वालिद की तरह ही समझ कर। और वो जो इतनी देर से पैसों की कमी की वजह से परेशान थी, उस पर माँ की बिगड़ती हालत सोचने लगी कि बताऊं कि नहीं बताऊं। बेटा, उनकी आवाज़ पर वो एकदम होश में आई। जी, वो अम्मी की तबीयत ख़राब है, दवाई लानी है। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। उसने नज़रें झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। लाइए, आप दिखाइए कौन सी दवाई लानी है। हुरिया ने पर्चा उनकी जानिब बढ़ाया तो उन्होंने एक नज़र पर्चा देखने के बाद कहा, आप जाओ, बैठो बेटा, इधर जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। पर अंकल, हुरिया जो कुछ कहने वाली थी उनकी बात पर चुप हो गई। बाप के होते हुए बच्चियां ख्वार नहीं होती। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाकर कुर्सियों की जानिब बढ़ गई। सिकंदर साहब और शुमाइला बेगम की एक ही बेटी थी जो बहुत मन्नतों और मुरादों से शादी के 16 साल के बाद पैदा हुई थी। सिकंदर साहब को अपनी बेटी बहुत अजीज थी। उन्होंने बहुत प्यार से उसका नाम हुरिया रखा था। वो थी भी बिल्कुल हूरों जैसे हुस्न की मालिक। सिकंदर साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे। आमदनी इतनी ज़्यादा ना थी, लेकिन गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। हुरिया इन्हें बहुत अजीज थी। उसकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करते थे। लेकिन आने वाले वक्त की किसे खबर। हुरिया अभी नवीं जमात में आई थी कि सिकंदर साहब की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो दोनों माँ बेटी बेआसरा हो गई। ऐसे हालात में शुमाइला बेगम ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू की। बाप की ख्वाहिश के मुताबिक हुरिया ने तालीम हासिल करना न छोड़ा, वक्त पर लगाकर उड़ता गया। हुरिया ने मैट्रिक के इम्तिहानात भी शानदार कामयाबी से पास किए और अब फर्स्ट ईयर में थी। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। हुरिया ने भी वक्त के साथ गुजारा करना सीख लिया था, लेकिन ऐसे में शुमाइला बेगम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अम्मी, कल डॉक्टर के पास चलिएगा। हुरिया जो अपने कपड़े इसी कर रही थी, शुमाइला बेगम को कमरे में दाखिल होते हुए देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। कल फंक्शन है तुम्हारे कॉलेज में, तुम जाकर आओगी थक कर, सुकून से आराम करना। शुमाइला बेगम ने उसे समझाते हुए मना किया। अम्मी, तो क्या हुआ, फंक्शन है तो कोई थकन नहीं होती, आप बस चलिएगा। अच्छा बेटा, देखेंगे, अभी तो चलकर तुम सो। जी जी, जा रही हूँ। हुरिया हंसते हुए कमरे से निकल गई। कहाँ रह गई थी तुम? हुरिया जो अभी कॉलेज में दाखिल हुई थी, सहरिश ने उसे पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ? बस नहीं मिल रही थी? ओह अच्छा, खैर ये बताओ, स्पीच की तैयारी कैसी है? सहरिश ने उससे पूछा। हाँ, तैयारी तो अच्छी है, बस डर लग रहा है। खैर है यार, कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। हुरिया ब्लैक फ्रॉक में सर पर ब्लैक हिजाब लिए बहुत प्यारी लग रही थी। डाइस पर खड़ी वो स्पीच दे रही थी। कोई भी शख्स उसकी कन्फ्यूज़न और डर का अंदाज़ा लगा सकता था। सामने बैठा शख्स बहुत बारीक बीनी से उसका जायज़ा ले रहा था। उसे हैरत हो रही थी कि आज के दौर में भी ऐसी लड़की देखने को मिल सकती है। हुरिया स्टेज से जा चुकी थी, जबकि वो अभी भी अपनी सोचों में उलझा हुआ था जब उसे स्टेज पर बुलाया गया। आज की तकरीब में वो बतौर चीफ गेस्ट की हैसियत से आया था। हुरिया ने पहला इनाम हासिल किया था। वो बहुत खुश थी, इस बात से बेखबर कि किसी के दिल की ज़मीन पर वो अपने कदम रख चुकी है। अजलान, तुम करना क्या चाह रहे हो? ताहा जो उसका बचपन का दोस्त था,
اس کے نیچر سے اچھے سے واقف تھا۔ اذلان اور کسی لڑکی کا ذکر ممکن ہی نہیں تھا، پر آج جب اس نے خود اذلان کو ایک لڑکی کی انفارمیشن کے لیے مینیجر سے کہتے سنا تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ اذلان تو ٹھیک ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ ایک فرسٹ ایئر کی بچی سے کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ کیوں چاہیے تجھے اس کی انفارمیشن؟ یار تنگ نہ کر تہا، مجھے نہیں پتا، بس فی الحال مجھے اس لڑکی کو جاننا ہے۔ اور پھر اس نے تہا کو فنکشن کے دن کی ساری بات بتا دی، جس پر وہ اذلان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس اذلان؟ تم واقعی اس کے لیے، اس بچی کے لیے سوچ رہے ہو؟ تہا کی بات سن کر اذلان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہمدان شاہ اور نورین شاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے فیضان شاہ، جن کی شادی ان کی چچا زاد فاطمہ شاہ سے ہوئی تھی، اور دوسرے بیٹے عدنان شاہ، جن کی شادی فاطمہ شاہ کی چھوٹی بہن منال شاہ سے ہوئی تھی۔ فیضان شاہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا اذلان شاہ، پھر اس سے 5 سال چھوٹی علیزے شاہ، اور اس سے 2 سال چھوٹا جزلان شاہ، جبکہ عدنان شاہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، طہا شاہ۔ طہا عمر میں اذلان سے 2 سال چھوٹا تھا، پر بچپن سے ہی دونوں کی بہت بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی ہر چھوٹی چھوٹی بات بتاتے تھے۔ ان کی مثال ایک قلب 2 جاں والی تھی۔ عدنان شاہ اور منال رات کو دعوت سے آ رہے تھے کہ ٹرک سے گاڑی ٹکرانے پر وہ لوگ اسی وقت دم توڑ گئے۔ طہا چونکہ گھر پر فاطمہ بیگم کے پاس تھا، اس لیے وہ محفوظ رہا۔ تب سے فاطمہ بیگم نے ہی اسے پالا تھا اور کبھی طہا اور اذلان میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ حوریہ کو آج کالج سے آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پریشان تھی۔ صبح سے ہی شمائلہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب سی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا شمائلہ بیگم چارپائی پر سو رہی تھیں، اور اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے بے وقت نہیں سوتی تھیں۔ امی اٹھیں، ابھی کیوں سو رہی ہیں؟ اٹھ جائیں، کھانا نہیں کھانا کیا؟ حوریہ کی 3-4 آواز لگانے کے باوجود شمائلہ بیگم نہیں جاگیں تو حوریہ فوراً پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ امی امی اٹھے نا، کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کی سانسوں کی رفتار چیک کی تو وہ مدھم تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ فوراً بھاگ کر سامنے والی فوزیہ باجی کو بلا لائی اور انہی کی مدد سے ہاسپٹل پہنچی۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے جب انہیں ہوش آیا تھا۔ حوریہ ان کے پاس ہی موجود تھی۔ فوزیہ باجی گھر جا چکی تھیں۔ حور جی امی بولیں، کچھ چاہیے؟ طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے حوریہ کی جانب دیکھا جو اس وقت خوفزدہ سی تھی۔ باپ کے بعد اب اس کے پاس ایک رشتہ تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حور مجھے ایک نمبر ملا کر دو، بات کرنی ہے میں نے، شمائلہ بیگم نے نکاح سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ جی امی بلاتی اس کی سمجھ تو آئی نہیں کہ اس وقت انہیں کس سے بات کرنی ہے، پر ان کی حالت کے پیش نظر اس نے ان سے سوالات کرنے سے گریز کیا۔ نمبر ملا کر اس نے فون ان کی جانب بڑھایا۔ السلام علیکم، فیضان شاہ اسپیکنگ۔ فیضان صاحب جو ابھی آفس سے نکلنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، فون کی بیل پر متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ آواز سنتے ہی فیضان صاحب سکتے میں آ گئے۔ کتنے عرصے بعد یہ آواز سنی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک طویل خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سانس لے کر بات کا آغاز کیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر۔ ان کے جواب دینے کے بعد پھر سے خاموشی چھا گئی۔ آپ نے کہا تھا نہ زندگی میں مجھے کسی موڑ پر آپ کی ضرورت محسوس ہو تو بلا جھجک آپ سے رابطہ کر سکتی۔ فیضان مجھے ضرورت ہے اب آپ کی۔ شمائلہ کی نم آواز سن کر ان کا دل آج اتنے سالوں بعد بھی بے چین ہو گیا۔ شمائلہ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ ان کی بات سن کر شمائلہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور ہاسپٹل کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ اذلان جو ابھی فیضان صاحب کے روم میں داخل ہوا تھا، ان سے گھر چلنے کے بارے میں انہیں تیزی میں اٹھتے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بابا کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ فیضان صاحب نے اذلان کو دیکھ کر اپنے آپ کو نارمل کیا۔ کچھ نہیں، میرے ایک دوست کی وائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بس وہیں جا رہا ہوں، تم گھر چلے جاؤ۔ نہیں آپ چلیں، آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں، آپ اکیلے ڈرائیونگ نے کرنی صحیح نہیں، آپ آ جائیے، میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ فیضان صاحب نے صرف سر اسبات میں ہلا دیا۔ فیضان صاحب کو شروع سے ہی بزنس کا بہت شوق تھا۔ وہ ابھی صرف 25 سال کے تھے جب انہوں نے بابا سائیں سے اپنا کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی۔ ہمدان شاہ کو حویلی میں سب بابا سائیں کہہ کر پکارتے تھے۔ فیضان شاہ کی بات سن کر بابا سائیں کا کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بلکہ انہوں نے خوشی خوشی اس چیز کی اجازت دے دی۔ وہ بے شک بہت امیر تھے کہ فیضان شاہ اور عدنان شاہ کے بعد آنے والی نسلیں بھی آرام سے ان کی دولت پر گزارا کر سکتی تھیں، لیکن ان کا خیال تھا جو مزہ محنت کر کے کمانے میں ہے وہ ایسے بیٹھ کر کھانے میں نہیں، اور انہوں نے یہی چیز اپنے بچوں کو سکھائی۔ فیضان شاہ کا بزنس ہی اب اذلان شاہ اور طہا شاہ سنبھال رہے تھے، جبکہ عدنان شاہ گاؤں میں زمینیں سنبھالتے تھے۔ ماضی
अम्मी नाश्ता छोड़े, मैं वैसे ही लेट हो गई, मैं बाद में खा लूँगी, आप बस दुआ करें ये जॉब मिल जाए। पर शुमाइला बेटा रुको तो, कुछ थोड़ा तो खा लो। अरे नहीं अम्मी, बस जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। नाजिया बेगम पीछे से आवाज़ें देती रह गईं। नाजिया और अहमद के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा वली जो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गया था और वहीं शादी कर ली थी। शुरू में तो वो घर वालों से राब्ते में रहा, फिर महीनों और फिर सालों में एक दफ़ा फ़ोन आने लगा। जवान बेटे की बेअतनाई का दुख लिए अहमद साहब इस दुनिया से चले गए। नाजिया और शुमाइला अकेले रह गए। अहमद साहब की पेंशन की रकम आती थी जिससे इन दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। शुमाइला ने अपनी डिग्री मुकम्मल की और अब जॉब की तलाश में थी, लेकिन तजुर्बा और सिफारिश न होने की वजह से अभी तक कुछ बात न बनी थी। वो आज फैज़ान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में आई थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं कि इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं? उसने रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की से पूछा और उसके बताई हुई जगह पर आ गई। वहाँ पहले से ही बहुत सी लड़कियाँ मौजूद थीं। वो वहीं पर जाकर बैठ गईं। सारी लड़कियों ने उसे घूरकर ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो, पर फिक्र ही किसे थी। आज फैज़ान इंडस्ट्रीज़ में सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू थे। चूँकि अब काम बढ़ता जा रहा था, दिन ब दिन तो उसे सेक्रेटरी की सख्त ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन अब तक उसने जितने भी इंटरव्यू लिए उसे कोई भी इस पोस्ट के लिए अहल न लगी। उसे उसके मिजाज के मुताबिक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी जिसे हद बताने की ज़रूरत ना हो। शुमाइला जो इतनी देर से बैठी अब उकता गई थी। ऊपर से लड़कियों की घोरियाँ, वो शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी। ऊपर से इतने इंटरव्यूज़ के बाद तो अब डर नामी बला उसके आस पास भटक भी नहीं रही थी, लेकिन उसकी ड्रेसिंग की वजह से सब चहमगोइयाँ कर रहे थे। शुमाइला इस वक्त ब्लैक सिगरेट पैंट और कुर्ती में दुपट्टा लिए सर पर ब्लैक स्कार्फ लिए रखा था, जबकि वहां मौजूद अक्सर लड़कियों ने जीन्स टॉप पहन रखा था या जिन्होंने शलवार कमीज पहना भी था तो दुपट्टे का तो तसव्वुर ही नहीं था या आस्तीन सिरे से गायब थी। वो घूर उसे ऐसे रही थी जैसे वो कोई अजूबा हो, जबकि शुमाइला के ख्याल में वो अजूबा खुद लग रही थी। ना तो कपड़े पहनने का सलीका, ऊपर से मेकअप थोप कर पेस्ट्री बनकर आई थी जैसे ऑफिस नहीं मॉडलिंग करने आई हूँ। उसके ख्याल में लिबास औरत की शख्सियत का वो हथियार होता है जिसकी बिना पर ये माशरा बड़े धड़ल्ले से औरत का किरदार जांचता है, इसलिए इन्हें खुद अपनी इज्जत और किरदार की हिफाजत करनी चाहिए। वो भी नहीं सोचों में गुम थी कि उसका नाम कॉल हुआ और वो सारी सोचें जहन से झटकते हुए इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ी। हल्की सी नॉक के बाद अंदर आने की इजाज़त तलब की। यस कम इन, हैव अ सीट प्लीज। फैज़ान ने एक नज़र हिजाब में खड़ी इस लड़की को देखा और बैठने को कहा। थैंक यू सर। वो धीमी मुस्कान होठों पर सजाते कुर्सी पर बैठ गई। फैज़ान ने एक नज़र उसकी सीवी पर डाली और चंद एक सवालात किए। उसे ये कॉन्फिडेंट और पुरवकार लड़की अच्छी लगी थी। जी तो मिस शुमाइला, आप हमें कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। उसने खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा किया। फैज़ान ने मुस्कुराकर सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। उसे फैज़ान के ऑफिस में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे। इस अरसा में वो ऑफिस में अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। नाज़िया बेगम भी अब उसकी तरफ से काफ़ी मुतमईन हो गई थी, क्योंकि बकौल शुमाइला फैज़ान साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इन 2 महीनों में उसे फैज़ान में कोई खामी नज़र न आई, बल्कि वो जब भी मुखातिब होते एहतराम के साथ होते थे। उसे फैज़ान की शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया था, यहाँ तक कि वो अब दिल से उनकी इज्जत करने लगी थी। दिन इसी तरह पर लगाकर गुजरते रहे। आज फैज़ान ने ऑफिस के पूरे स्टाफ को दावत दी थी। वजह यह थी कि उनकी कंपनी ने एक बहुत मशहूर मारूफ फॉरेन कंपनी के साथ डील साइन की थी और फैज़ान के ख्याल में ये सब उनके एम्प्लॉयज़ के बिना मुमकिन नहीं था। शुमाइला ने आज नफीस सा बेबी पिंक कलर का कढ़ाई वाला सूट ज़ेबेतन किया था और साथ ही मैचिंग स्कार्फ में हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। फैज़ान ने जब उसे देखा तो उसकी नज़रें पलटने से इनकारी हो गई। वो अभी अपनी साथी कुलीग्स आयशा और सानिया से मिल रही थी जब उसकी नज़र फैज़ान पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। नज़रों के मिलाप पर फैज़ान के दिल ने एक बीट मिस की। शुमाइला ने फ़ौरन घबराकर दूर होने के बिना पर उसे नज़रों से सलाम किया, जिस पर वो होश की दुनिया में लौटा और अपनी बेखुदी पर जी भरकर शर्मिंदा होते हुए उसे नज़रों से ही सलाम का जवाब दिया। फिर पूरी तकरीब में वह वक्तन फ़वक्तन उस पर नज़र डाल लेता, जिसका किसी ने तो नहीं पर हमदान शाह ने नोटिस ज़रूर लिया। बेगम, फैज़ान उठ गए हैं? हमदान शाह ने मुलाजमा से काम करवाती नौरीन बेगम को मुखातिब किया। जी अभी उठाकर आई हूँ, आते ही होंगे नीचे। ठीक है, जब वो नाश्ता करने तो इन्हें हमारे कमरे में भेजिएगा। हमदान शाह उनको कहते हुए अपनी स्टिक उठाकर कमरे की जानिब बढ़ गए। नौरीन बेगम ने फ़कत सर हिलाने पर इत्तफाक किया। कल की दावत के बाद फैज़ान हमदान शाह के साथ ही हवेली आ गए थे। हमदान शाह के जाने के कुछ देर बाद ही फैज़ान सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, उसने पीछे से माँ को गले लगाते कहा। वालेकुम सलाम। हटो पीछे, 2 मिनट में 6 साल के बच्चे बन जाते हो। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। नाश्ता तो करवा दें।
اس کی بات سن کر نورین بیگم نے ملازمہ کو آواز دی، رانی چھوٹے صاحب کے لیے ناشتہ لاؤ۔ آپ بتائیں آج اتنی دیر سے کیوں جاگے؟ بس امی کچھ کام کر رہا تھا، رات میں تو سویا دیر سے تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ رات کو اس کو شمائلہ کے خیالوں نے سونے نہیں دیا تھا، اور یہ بات اسے خود حیران کر رہی تھی۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کا نہیں سوچا تھا۔ آج اچھا خیر آپ ناشتہ کریں، بابا سائیں کے روم میں چلے جائیے گا، انہوں نے بلایا تھا آپ کو۔ وہ جی بہتر کہہ کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنی کل رات کی بے خودی کو سوچ کر مسکرائے بھی جا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ جی بابا سائیں آپ نے بلایا؟ ہاں برخوردار، آؤ بیٹھو۔ ہمدان شاہ کتاب بند کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ تمہاری اب شادی کر دی جائے، ویسے بھی تمہاری عمر ہو گئی ہے۔ ہمدان شاہ کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی بابا جی، جو آپ کو بہتر لگے۔ اس کی بات پر ایک نرم مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی، جسے وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپا گئے۔ کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ ان کی بات پر فیضان نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اگر کرتے ہیں تو بتا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں بابا جی، جو آپ کو صحیح لگے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ بابا سائیں جانتے تھے ان کا بیٹا ان کے ادب میں ان کے سامنے کچھ نہیں کہے گا، اس لیے انہوں نے خود ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کل رات وہ فیضان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندگی دیکھ چکے تھے، اور وہ لڑکی بھی انہیں سیدھی سادی پیاری لگی، شمائلہ کو بھی نہیں۔ ان کے سوال پر اس نے انہیں حیران و پریشان نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹے جی، ہم باپ ہیں آپ کے، آپ کی ایک ایک حرکت پر نگاہ ہوتی ہماری، اور آپ کی نظروں کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ ہاں تو اب کیا خیال ہے، رشتہ لے کر جائیں؟ انہوں نے اسے مسکراتے دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ نہیں بابا جی، میں چاہتا ہوں پہلے میں بات کر لوں ان سے۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، لیکن بس اب جلدی سے ہمیں اچھی خبر سنائیے گا۔ آج وہ 5 دن بعد آفس آیا تھا۔ شمائلہ نے اسے دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ وہ اس رات ڈنر کے بعد سے اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، پر وہ آفس نہیں آ رہا تھا۔ اسے آئے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہ ناک کرتی ہوئی اس کے روم میں آئی۔ السلام علیکم سر، فیضان نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ آئیے بیٹھیے شمائلہ۔ آج فیضان نے اس کے نام کے ساتھ مس نہیں لگایا تھا، اور ایسا ان 5 مہینوں میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، میں بس آپ کو خود بلانے والا ہی تھا۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر شمائلہ نے فقط صرف سر ہلایا۔ دیکھیے شمائلہ، آپ 5 مہینوں سے یہاں جاب کر رہی ہیں، سب آپ کے سامنے ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور میرے خیال سے اتنا عرصہ کافی ہوتا ہے کسی کو بھی جاننے کے لیے۔ میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا آپ مجھے سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، اس یقین کے ساتھ آپ کی جاب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں کون ہوں، کیسا ہوں، کیا ہوں، سب آپ کی نظر میں ہے۔ اس نے اتنی بات کہہ کر ایک گہری سانس لی۔ شمائلہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ بات یہ ہے کہ آئی لو یو اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو، آئی ڈونٹ نو ہاؤ بٹ اٹس ٹرو، آئی فیل ان لو ود یو۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی فیلنگز کے ہوتے ہوئے آپ سے چھپاؤں، آپ سے موقع ڈھونڈ کر بات کروں یا دیکھوں۔ میں اپنی محبت کو حلال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ دیں گی اس محبت کے سفر میں، اس زندگی کے سفر میں میرا ساتھ؟ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ شمائلہ جو اتنی دیر سے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، اس کے آخری الفاظ سن کر اپنے آنسوؤں کو نہ روک پائی۔ وہ اس شخص کے جذبات کی شدت اور ان کی پاکیزگی کا اندازہ اس کے الفاظوں سے کر سکتی تھی۔ شمائلہ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو بوکھلا گیا۔ یہ پانی لیں، پانی پیجیے آپ۔ شمائلہ نے صرف 2 گھونٹ ہی پانی پیا اور اپنے ہاتھ میں موجود لیٹر اور کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ فیضان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے، میں اگلے ہفتے جاب چھوڑ رہی ہوں، مہینے کے آخر میں شادی ہے میری، اور یہ اس کا کارڈ۔ فیضان تو اس کی شادی کا سن کر اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کیا مذاق کیا تھا۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو سوچا اور اسے چاہا، اور وہ تو کسی اور کا نصیب تھی، وہ تو اس کی تھی ہی نہیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، پر میرے بس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے آپ کے جذبات کے پرخلوص ہونے یا آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، پر میں بے بس ہوں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ بنا اس کی طرف دیکھے روتے ہوئے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا، صرف 2 نفوس ایسے تھے جو ابھی بھی بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ دونوں قسمت کے اس سنگین مذاق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیضان اپنے روم کے برابر والے روم پر نظر ڈالتا جہاں وہ دشمن جہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ گلاب جیسا چہرہ مرجھا چکا تھا، اور وہ ایک دم سے اپنی چیئر سے کھڑا ہوتا ہوا اس کے روم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے واپس آئی۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آج جو بھی ہوا، جو بھی بولا میں نے، اس کے لیے آئی ایم سوری۔
आई होप सो कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। ये आपका लास्ट वीक है, इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये कंपनी आपको याद करेगी और मेरी ख्वाहिश है कि ये कंपनी भी आपको याद रहे। एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। वो रो नहीं रहा था, वो कैसे रो सकता था, तो वो तो मर्द था। पर क्या मर्द के सीने में दिल नहीं होता? क्या जज्बात नहीं होते? क्या मोहब्बत से जुदाई मर्द के लिए अजाब नहीं होती? सामने खड़ी लड़की उसके जज्बात की पाकीज़गी और उसके दर्द का एहसास करते हुए रो रही थी, तो वो तो फिर इन जज्बातों का मालिक था। वो कैसे सह रहा होगा ये दर्द, मोहब्बत से दस्तबरदार होने का दर्द। आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन था। रात में फैज़ान ने उसके लिए डिनर रखा था जिसमें ऑफिस का स्टाफ इनवाइटेड था। सब लोग बहुत उदास थे। शुमाइला की नेचर ऐसी थी कि सब लोग उसके साथ कंफर्टेबल थे, उसका एहतराम करते थे। एक एक करके सब लोग रुखसत होते गए, यहाँ तक कि अब सिर्फ फैज़ान और शुमाइला ही बचे थे। इन दोनों के बीच खामोशी का एक तवील सिलसिला कायम हो गया जिसे शुमाइला की आवाज़ ने तोड़ा। थैंक यू सर फॉर दिस डिनर, इसने सर झुकाकर कहा था। फैज़ान ने बस उसे खामोश नज़रों से देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने गहरा सांस लेकर बात का आगाज़ किया। ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप इसे कबूल करेंगी तो शादी का तोहफा ही समझ कर लें। वो एक नफीस सा गोल्ड का ब्रेसलेट था। उसे देखकर ही उसकी कीमत का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। वो कुछ ना बोली, खामोशी रही। तो उसने आगे कहा, मैं कोशिश करूँगा आपकी शादी में आने की। उसकी बात सुनकर उसने चौंक कर सर उठाया तो वो बस मुस्कुरा दिया। आए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। वो कुछ न बोली, चुपचाप उसके पीछे चल दी। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा था, यहाँ तक कि उसका घर आ गया। घर के सामने गाड़ी रोककर वो उससे मुखातिब हुआ। शुमाइला, उसकी आवाज़ पर उसने उसे देखा। ये मेरा कार्ड रख लें, ज़िंदगी में कभी ज़रूरत हो, मेरी कोई भी बात हो, आप बिला झिझक कुछ भी सोचे बिना मुझसे रब्ता कर सकती हैं। एंड आई विश कि जितनी अच्छी आप हैं इतनी अच्छी ही ज़िंदगी आप गुजारें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वो जो अब उसे देख रही थी उसकी खामोश होने पर बोली तो फ़कत बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये बोलकर वो रुकी नहीं, गाड़ी से उतरती हुई भागकर घर में दाखिल हुई। गाड़ी में बैठे हुए उस शख्स की आंखें भी अब आंसुओं का बोझ ना उठा सकी। आंसू दोनों तरफ थे, दर्द दोनों तरफ था। बस फ़र्क इतना था, वो अपने दर्द पर रो रहा था और वो उसके दर्द पर रो रही थी। आज उसकी शादी थी। सिकंदर उसकी खाला का बेटा था, नेक और सुलझा हुआ और शुरू से ही शुमाइला को पसंद करता था। 2 साल पहले उनकी मंगनी हुई थी। शुमाइला को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ ना था। वो जहन से सारी सोचें झटक कर तैयार हो रही थी। आज उसकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था। शादी का फंक्शन अच्छा गुजरा था। पूरा स्टाफ आया था ऑफिस का, सवाए उस एक शख्स के, और ना जाने क्यों जहन भटक भटक कर उसी की जानिब जा रहा था। रात के 1 बजे रुखसती का शोर उठा। वो रोते हुए सबसे मिलकर हॉल से निकल रही थी कि सामने स्याह रंग की कोरोला से टेक लगाए खड़ा वो उसे ही देख रहा था आखिरी मर्तबा। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। शुमाइला ने फौरन ही निगाहें झुका लीं। अब वो किसी और की हो चुकी थी। वो अब कुछ और सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी दिल के एक गोशे में कुछ जज्बात थे जो आज दफन हो गए। वो वहीं खड़ा दूर जाती सफ़ेद कोरोला को देख रहा था। वो दूर जा चुकी थी, उससे बहुत दूर। मोहब्बत की ये कहानी अधूरी रह गई थी। वक्त गुजरता गया। हमदान शाह ने जब फैज़ान को गुमसुम रहते देखा तो उसकी शादी करने का फैसला किया, जिस पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया। हमदान शाह ने उनकी शादी अपने भाई की बेटी फातिमा से करवा दी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की दौलत से नवाजा। वो फातिमा से मोहब्बत से पेश आते, उनका ख्याल रखते हुए एक अच्छे शौहर साबित हुए। शुमाइला भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। सिकंदर उससे बहुत प्यार करते थे। ज़िंदगी दोनों की अच्छी गुजर रही थी, पर कभी कभी दोनों को माजी की यादें सताती थीं, जिन्हें वो अपने आप को काम में मसरूफ़ करके जहन से झटक देते, क्योंकि दोनों जानते थे मोहब्बत चाहे जितनी भी खालिस हो, बिना निकाह के हराम होती है। पर यादों का क्या करें, वो पूछकर थोड़ी आती। दिल से ख्याल मिटाना मुश्किल हो जाता कभी कभी। तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ ख़त्म हुआ, तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ ख़त्म हुआ। ये वो जीती हुई बाजी है जो हारी ना गई। तू है वो ख्वाब जो आंखों से उतारा ना गया। तू वो ख्वाहिश है जो हमसे कभी मारी ना गई। बाबा, बाबा। उसने उन्हें कंधे से पकड़कर हिलाया। हाँ हाँ। अजलान के कंधा हिलाकर इस तरह आवाज़ देने पर वो होश की दुनिया में लौटे। बाबा, हॉस्पिटल आ गया है। हाँ चलो। वो माजी की सोचों में ऐसा खोए कि इर्द गिर्द से ही बेगाना हो गए। अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले रिसेप्शन से शुमाइला बेगम के रूम का पता किया। रूम पूछकर अजलान और फैज़ान साहब दोनों ने इस जानिब कदम बढ़ाए। अरे अंकल, आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, बिल्कुल पहचान लिया।
میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ انہوں نے دھیمی مسکان کے ساتھ اس سے پوچھا۔ وہ انکل، میری امی ایڈمٹ ہے۔ اوہ اللہ صحت عطا کرے، میں ذرا روم نمبر 6 سے ہو کر آ جاؤں، پھر ملتا ہوں آپ کی والدہ سے۔ اذلان اس سارے عرصے میں خاموش کھڑا تھا، وہ ابھی تک شوق میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا بول بھی رہی ہے۔ روم نمبر 6 تو میری امی کا ہے انکل۔ اس کے کہنے پر فیضان اور اذلان دونوں حیران ہوئے، جبکہ وہ بھی حیران تھی کہ اس کی امی نے جن کو فون کیا تھا وہ یہ تھے۔ سب سے پہلے فیضان صاحب ہوش میں آئے۔ تو بیٹا لے کر چلے نا آپ ہمیں اپنی امی کے پاس۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور ایک نظر ساتھ کھڑے لڑکے پر۔ او جی جی آ جائیں۔ پھر وہ تینوں آگے پیچھے روم میں داخل ہوئے۔ امی اٹھے، امی دیکھیں کون آیا ہے۔ حوریہ نے شمائلہ کے پاس جا کر اسے نرمی سے اٹھایا تو انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھڑے فیضان کو دیکھ کر انہیں سکون ملا۔ امی یہ وہی انکل ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے مدد کی تھی، یہ ملنے آئے آپ سے۔ حوریہ باہر جاؤ آپ انہوں نے نکاحت سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی بات سن کر وہ چپ چاپ نظریں جھکائے روم سے چل دی۔ اذلان کو اس کی اس معصوم عطا پر اتنا پیار آیا۔ اذلان بیٹا آپ بھی جائیے۔ اذلان جو اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، فیضان صاحب کی بات سن کر خود بھی چپ چاپ نکل گیا۔ حوریہ باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ اذلان وہیں سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں حوریہ پر تھیں جو پریشان لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اسے پہچانا نہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ فیضان صاحب کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ شمائلہ بیگم نے گہرا سانس لے کر بات کا آغاز کیا۔ مجھے کینسر ہے، لاسٹ سٹیج پر ہوں میں۔ ان کی بات سن کر فیضان صاحب سکتے میں آ گئے۔ بھلا انہوں نے کب ایسا سوچا تھا کہ وہ اس حالت میں دوبارہ ان سے ملیں گی؟ سکندر کا 3 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا، میرے علاوہ میری بچی کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اب میرا وقت بھی آ گیا ہے، وہ اکیلی ہو جائے گی۔ وہ بہت معصوم اور ڈرپوک ہے، وہ اکیلے مقابلہ نہیں کر پائے گی اس دنیا کا۔ میں سوچ رہی تھی کیا ہوگا اس کا میرے بعد، کوئی بھی رشتہ تو نہیں اس کے پاس، کس پر اعتبار کر کے اسے تنہا اس دنیا میں چھوڑ کر جاؤں۔ دل و دماغ دونوں نے ایک ہی نام لیا۔ مجھے معلوم ہے میں خود غرض ہو رہی ہوں، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ صرف ایک آپ ہے جو مدد کر سکتے، اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو حوریہ کی ذمہ داری آپ کی ہے، میری آخری التجا سمجھ لیں اسے۔ ان کی بات پر وہ تڑپ اٹھے۔ حوریہ آج سے میری بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری فرض ہے مجھ پر، آپ کو التجا کرنے کی ضرورت نہیں۔ فیضان صاحب نے بڑی مشکل سے آنسو روک کر الفاظ ادا کیے۔ آپ آرام کریں۔ نہیں حوریہ اس کو بلا دیں۔ شمائلہ کی بات سن کر وہ باہر آئے۔ حوریہ بیٹے آ جاؤ اندر۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً سے اٹھی اور اپنے قدم روم کی جانب بڑھا دیے۔ اذلان بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ امی، اس نے شمائلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ حوریہ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا میرا وقت آ گیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ میں نہیں رہوں گی تو انکل کی ہر بات ماننی ہے، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میری روح کو تکلیف پہنچے۔ پھر انہوں نے اپنے کمزور ہاتھ سے بریسلٹ اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنایا۔ اسے سنبھال کر رکھنا۔ فیضان صاحب اس بریسلٹ کو پہچان گئے تھے۔ آپ بھی اسے معاف کر دیجیے گا اگر اس سے غلطی ہو جائے۔ فیضان صاحب نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، وہ بے بس تھے، اب کچھ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ ان کے لیے اس حالت میں انہیں دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا۔ حوریہ ان کی باتیں سن کر روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اپنی ماں کو کھونے کی۔ وہ باہر بینچ پر بیٹھی مستقل روئے جا رہی تھی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا، لیکن اب اسے مستقل روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ رو کر اس کی آنکھیں بھی لال ڈوریں پڑ چکی تھیں۔ سفید یونیفارم میں موجود لڑکی، کپ کپاتے لب، سرخناک سجی ہوئی آنکھیں، اس کو دیکھ کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کچھ بھی ہو میں تو الزام تمہیں ہی دوں گا، کچھ بھی ہو میں تو الزام تمہیں ہی دوں گا، تم معصوم ہو مگر یہ تمہاری آنکھیں۔ حوریہ رونا بند کریں۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے سنا امی نے کیا کہا؟ آپ انہیں بولے نا وہ ایسا نہ کریں، مجھے دیکھیں میں اکیلی ہو جاؤں، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا، آپ انہیں بولے نا۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، ورنہ اذلان جانتا تھا وہ کبھی اس سے یہ سب نہ بولتی۔ اس نے اسے کندھے سے تھام لیا۔ میں ہوں آپ کے پاس، میں بولوں گا آنٹی کو، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی خاموشی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ حوریہ چلو باہر آنٹی کو آخری دفعہ دیکھ لو، پھر سب لے جائیں گے انہیں۔ سہرش کی بات پر اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ سہرش نے اسے لا کر جنازے کے پاس بٹھایا، پر پھر بھی اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اور نہ ہی آنکھ سے آنسو۔ تھوڑی دیر بعد اذلان اور کچھ لوگ آئے۔ اذلان نے جب اس کی حالت دیکھی اس کا دل کٹ گیا۔ یونیفارم میں ملبوس بکھرے بال، خالی آنکھیں،
सूखे हुए होंठ वो ज़्यादा देर उसे न देख पाया। जनाजा भी चला गया लेकिन वो वैसी की वैसी बैठी रही। सहरिश ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि उसका सकता टूटे, वो रोए, उसका दिल का गुबार निकले, पर सबला हासिल। अजलान जो अभी कब्रिस्तान से लौटा था, उसको इस हालत में देखकर अपने आंसुओं को निकलने से बामुश्किल ही रोक पाया, क्योंकि इस वक्त उसे कमज़ोर नहीं होना था। अगर वो कमज़ोर हो जाता तो उसे कौन संभालता। कहते हैं कि मर्द बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब बात इन लोगों पर आ जाती है जिनसे वो मोहब्बत करता है तो फिर इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं। यहाँ भी बात हुरिया सिकंदर की थी, जिससे अजलान शाह को पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी, ये जानते हुए कि वो उससे 14 साल छोटी है। पर मोहब्बत उम्र कब देखती है, ये तो हर ज़ाहिरी चीज़ से बेनियाज होती है। ये मोहब्बत ही तो थी जिसने उस जैसे पत्थर दिल रखने वाले इंसान को मोम कर दिया था। हाँ, अजलान शाह जो लड़कियों में स्टोन हार्टेड के नाम से मशहूर था, वो मोम हो गया था हुरिया सिकंदर के लिए। उसने सहरिश को एक तरफ होने का इशारा किया और ख़ुद आकर हुरिया के कदमों में बैठ गया। तुम्हें पता है शुमाइला आंटी का इंतकाल हो गया है? नहीं है, अब वो हमारे बीच चली गई। तुम्हें छोड़कर देखो, रह गई तुम अकेले। होश में आओ, इस तरह बार बार इनकार करने से हकीकत नहीं बदलेगी। अजलान ने हुरिया को बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ दिया। 1 2 3 उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहना शुरू हुए। उसके आंसुओं को देखकर उसने गहरा सांस लिया। बेशक उसे तकलीफ हो रही थी उसे रोता हुआ देखकर, पर उससे अभी ये ज़रूरी था। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, मेरी अम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको पता है मैं अकेली नहीं रह सकती। आप बुरे हैं, आप झूठ बोलते हैं, जाएं यहाँ से जाएं। वो रोते रोते चीखने लगी। अजलान ने उसके रोते हुए वजूद को अपने सीने में भींच लिया। आज इंतकाल को 2 दिन हो गए थे। उसने अपने आप को संभाल लिया था, पर वो खामोश हो गई थी। ये सहरिश की बातों का ही असर था जो वो आज काफ़ी हद तक नॉर्मल थी। कल शाम जब वो खाना लेकर आई तो हुरिया ने इनकार करना चाहा। हुरिया, देखो, अगर तुम इस तरह करोगी तो आंटी की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। क्या तुम चाहती हो वो बेचैन रहें? इस तरह करने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? तुम इनके लिए दुआ करो। सहरिश की बातें उसके दिल को लगी थी, इसलिए अब वो चुपचाप सबकी मान रही थी। आज वो फैज़ान साहब के साथ उनके घर जाने वाली थी। सहरिश उसकी पैकिंग कर रही थी। वहाँ सब कैसे होंगे? मैं तो कभी अकेली भी नहीं रही, वो भी नए लोगों में। उसका दिल परेशान हो रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। हुरिया, चलो उठो, वो लोग आ गए हैं। हुरिया ने घर का एक एक कोना देखा और बाहर आ गई। इस वक्त उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका था। हुरिया आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। अजलान ड्राइविंग सीट पर, जबकि फैज़ान साहब उसकी बराबर की सीट पर विराजमान थे। कैसी हो हुरिया बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अंकल, आप कैसे? बेहतर हूँ बच्चे। शुमाइला की मौत ने हुरिया के अलावा फैज़ान साहब की तबीयत पर भी बहुत असर किया था। उसके बाद गाड़ी में खामोशी छा गई। हुरिया ने भी सर सीट से लगाकर आंखें मूंद लीं। अजलान ने बैक व्यू मिरर सेट करके उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। कुछ देर के सफ़र के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। तीनों नफूस ने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। राहदारी से गुजरते हुए हुरिया की नज़र वसीओ अरीज लॉन की तरफ पड़ी, जिसमें गुलाब के मुख्तलिफ फूल थे। इतनी खूबसूरती देखकर वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। अजलान जो मुलाजिम को सामान अंदर लाने का हुक्म दे रहा था, उसको बाहर खड़ा देख हैरान हुआ, लेकिन उसकी नज़रों का इर्तिकास महसूस करके जब वो लॉन की जानिब देखा तो मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था उसे लॉन की खूबसूरती ने मबहूत कर दिया है। वो ना जाने कितनी देर यूं ही खड़ी रहती कि अजलान की आवाज़ ने उसे मुतवज्जो किया। आए, अंदर चलें, सब इंतज़ार कर रहे। उस दिन के वाक़े के बाद ये पहली बात थी जो उनके दरमियान हुई। वो सर असबात में हिलाकर उसके पीछे चल दी। फैज़ान साहब ने पहले ही फ़ातिमा बेगम को हुरिया की आमद का बता दिया था कि वो उनके मरहूम दोस्त की बेटी है। फ़ातिमा बेगम फितरतन सीधी सादी खातून थी। इनको भला इस बात पर क्या एतराज़ होना था। उन्होंने बहुत खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया। घर में फ़िलहाल फैज़ान, फ़ातिमा और अजलान के सिवा कोई नहीं था। फ़ातिमा बेगम ने उसको कमरा दिखाया। बेटा, आप थोड़ी देर आराम कर लो, दोपहर में मुलाकात होती है। जी ठीक, इतना कहकर उसने सर असबात में हिला दिया। फ़ातिमा बेगम के जाने के बाद उसने कमरे का जायज़ा लिया। ये एक बहुत बड़ा कुशादा कमरा था, जिसकी वॉल्स पर लाइट पिंक कलर का पेंट हुआ था। उसी रंग के पर्दे चारों तरफ लगे हुए थे। बीच में गोल शक्ल का पनम कलर की ही बेड था, जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और पिंक कम्फर्टर था। राइट साइड पर पिंक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था, जिस पर ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। वो तो इस खूबसूरत कमरे को देखकर सकते में आ गई थी। बिलाशुबा ये कमरा किसी भी लड़की के ख्वाबों का कमरा हो सकता था। हुरिया को अपना बचपन का ज़माना याद आया। बाबा, मेरा रूम पिंक कलर का होगा, वो सिकंदर की गोद में बैठी उनके बालों से खेलते हुए कह रही थी। ओके बाबा की जान, पिंक कलर का ही होगा मेरी बेटी का रूम। सिकंदर की बात सुनकर उसने चटाचट उनके दोनों गालों पर बोसा लिया। वो ना जाने कितनी देर और माजी के ख्यालों में गुम रहती, लेकिन दरवाजे के खटके पर वो हॉल में वापस लौटी और एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द कर दी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा
जूस का ग्लास हाथों में लिए खड़ी थी। बीबी जी, ये बेगम सहमा ने भिजवाया है, कह रही हैं ये पीकर आराम कर लीजिएगा। जी अच्छा, ये रख दें आप यहाँ, मैं पी लूँगी। मुलाजमा के जाने के बाद उसने वुज़ू करके नमाज अदा की, फिर बिस्तर पर आराम करने के गर्ज से लेट गई। ज़िंदगी किस मोड़ पर ले आई, कभी सोचा भी नहीं था कि अपना घर छोड़ना पड़ेगा, दुनिया में तन्हा हो जाऊं। वो लड़की जो कभी अजनबी लोगों से बात करने से भी घबराती थी, आज अजनबी लोगों के दरमियान ही रह रही है। इन्हीं सोचों में गुम, न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। उसकी आंख अजीब से शोर से खुली थी। वो अभी नीम गनुदगी में थी कि आवाज़ फिर से तेज होने लगी। बिलाखिर उसने अपनी तमाम हिम्मत जमा करके आंखें खोली। कमरे में घुप अंधेरा था। उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हुआ तो उसे सुबह का वाकया याद आया। आवाज़ आना अब बंद हो चुकी थी। वो उठी और अंधेरे में स्विच बोर्ड तलाशने लगी। थोड़ी देर की जिद्दोजहद के बाद वो कामयाब हो गई। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। उफ, मैं इतनी देर सो गई। उसने सर पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहा, सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कैसी लड़की हूँ मैं। ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए वो फ्रेश हुई, बाल बनाए और कपड़ों पर मौजूद शिकन दुरुस्त की और सर पर दुपट्टा लेते हुए कमरे से बाहर निकल आई। वो अभी चंद सीढ़ियाँ उतरी थी कि उसे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी। आखिरी कदम रखते हुए ही उसे लाउंज में बहुत से अफराद नजर आए, जिसमें से सवाए फातिमा बेगम और फैजान साहब के सारे चेहरे ही नए थे। अरे अरे हुरिया बेटा, आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो। फातिमा बेगम के जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, उन्होंने प्यार से उसे बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। सबकी नज़र अपने आप पर महसूस करके उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। सॉरी, मैं बहुत देर तक सो गई। सलाम के बाद वो फातिमा बेगम से मुखातिब हुई। अरे नहीं बेटा, अच्छा है ना तुम फ्रेश हो गई। हाँ, अब हम रात को मूवी देखेंगे, ये कहने वाली अलीज़े थी। एमी में मूवी देखेंगे, हम रात को कार्ड्स खेलेंगे। जजलान जिसका फ़र्ज़ था अलीज़े की हर बात से इख्तलाफ करना, वो यहाँ कैसे खामोश रह सकता था। मूवी देखेंगे, कार्ड्स खेलेंगे, मूवी कार्ड्स, मूवी कार्ड्स। हुरिया कभी अलीज़े को देखती तो कभी जजलान को, जो एक दूसरे के मशवरे से इख्तलाफ करने के साथ साथ एक दूसरे को कुशन की मार से भी नवाज रहे थे। चुप। फातिमा बेगम की धाड़ पर दोनों की ज़ुबान को ब्रेक लगा। कोई तमीज़ है तुम लोगों में? बच्ची को आज घर में पहला दिन है और तुम लोग उसको अपना जंगलियों वाला अंदाज दिखाकर उसका इस्तकबाल कर रहे हो। ताहा, जो पहले इन दोनों को लड़ता देखकर हंस रहा था, फातिमा बेगम के चीखने पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, लेकिन अब ये जंगली वाला जुमला सुनकर अपना कहका ना रोक पाया। साथ में हुरिया ने भी अपनी मुस्कुराहट सर झुकाकर छुपाई। अपनी इतनी बेइज्जती पर वो दोनों ही अपना इतना सा मुंह लेकर रह गए। अरे बच्चों, तारुफ तो करवाओ तुम लोग सब अपना। फैजान साहब ने फ़ौरन से मामला रफा दफा किया। हाँ हाँ, और ये नेक काम मैं करूँगा। ताहा ने फ़ौरन अपनी एंट्री मारी। फातिमा बेगम सबको घुरती हुई किचन में चली गई थी, जबकि फैजान साहब मुस्कुराते हुए उठकर मस्जिद चले गए थे। अब लाउंज में सिर्फ यंग पार्टी मौजूद थी। हाँ तो आगाज़ करते हैं इस घर के सबसे छोटे बच्चे से। मैं बच्चा नहीं हूँ। ओए चुप कर, मैं करवा रहा हूँ ना तारुफ, अब आवाज़ ना आए तेरी। ताहा ने उसको आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ तो जी, मैं कह रहा था ये सबसे छोटे हैं, पर अफसोस लाडले नहीं हैं। इससे पहले जजलान फिर से चीखता। ताहा ने उसकी गर्दन दबोच ली। तो इस घर के छोटे का नाम है जजलान शाह। अब इस घर के दूसरे पीस पर आते हैं। मैं अपना तारुफ खुद करवाऊंगी। इससे पहले ताहा कुछ और गौर अफशानी करता, अलीज़े बोल पड़ी। ना ना, ऐसे कैसे खुद करवाओगी, हम किस लिए हैं यहाँ, चुप करके बैठो। ताहा की घुरी से नवाजने पर वो मुंह बनाकर बैठ गई, जबकि वो अपनी मुस्कुराहट को दबाता हुरिया की जानिब मुतवज्जो हुआ। जी तो मैं कह रहा था, ये जो लड़ाका जंगली बिल्ली सड़ी हुई भिंडी यहाँ बैठी हुई है ना, इनका नाम है अलीज़े शाह, जो कि हादसाती तौर पर मेरी मंगेतर भी हैं। अब की बार अलीज़े ने खूनख्वार नज़र से ताहा को घूरा, जैसे इसने बड़े मज़े से नज़रअंदाज किया। अब आती है बारी मेरी। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, थोड़ा मासूम, थोड़ा शरारती, थोड़ा हैंडसम, थोड़ा जीनियस और अच्छा खासा प्यारा इंसान हूं मैं। अस्तगफुरुल्लाह। अभी अभी वो आगे कुछ और कहता कि इससे पहले जजलान और अलीज़े दोनों के अल्फाज ने उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगाया। ओहो जेलिस पीपल्स, तो इस हैंडसम से बंदे का नाम है ताहा शाह। ताहा के ऐसा तारुफ पर उसने अपनी मुस्कुराहट दांतों में दबाई। ओह, ये मेरा भाई क्या सही टाइम पर एंट्री मारी। एवी तो मैं तुझे हीरो नहीं कहता। हाँ तो हुरिया, ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये इस घर का सबसे बड़ा पीस है। इसकी शान में मैं क्या कहूँ। इसके साथ घर से निकल कर देखो, ऐसी लड़कियों की लाइन लग जाती है इसके आगे पीछे, जैसे लड़का ना हो, लॉन का ब्रांड हो। हुरिया जो अजलान को देखकर थोड़ी घबराहट का शिकार हो गई थी, लेकिन ताहा का तारुफ सुनकर बेसाख्ता कहका छूट गया, जबकि अजलान तो उसके चेहरे पर बिखरे रंग देखकर ही अपनी जगह पर जम गया। हुरिया ने जब अजलान की नज़रों का इत्तेखास महसूस किया तो फ़ौरन से उसके हंसते हुए लब सुकड़ गए, जबकि अजलान ने ताहा को एक ज़बरदस्त घुरी से नवाजा, जिस पर ताहा फ़ौरन तमीज़ के दायरे में आया। अजलान वो वाहिद बंदा था जिसके सामने ताहा शराफत के दायरे में रहने की कोशिश करता। वो अलग बात के इस कोशिश में मुकम्मल कामयाब वो फिर भी नहीं हो पाता था।
हुरिया डियर, मेरा मतलब था कि अब मेरा भाई है ही इतना हैंडसम कि हर लड़की उस पर फिदा है, पर हाय इसकी शराफत ये लड़कियों को घास ही नहीं डालता। एटीट्यूड भाई एटीट्यूड, सही बात है, खुदा जब हुस्न देता है तो एटीट्यूड आ ही जाता है। उसकी बकवास सुनकर अजलान गहरी सांस लेकर रह गया। वो जानता था अब उसकी चलती जुबान को रोका नहीं जा सकता था। वो मोबाइल में मसरूफ हो गया। जबकि हुरिया ने अजलान की तरफ नजर उठाकर देखा तो देखती रह गई। सिल्की घने स्याह बाल जो जेल से एक साइड पर सेट किए गए थे, उनाबी होंठ घनी मूछों और दाढ़ी में छुपे हुए थे। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस, एक शाने पर कोट रखा हुआ था। टाई की नाट ढीली हो चुकी थी। वो किसी रियासत का मगरूर शहजादा लग रहा था। खड़ी सुतवा नाक पर मौजूद जहानत से चमकती पुर इसरार हेजल ग्रीन आंखें इस वक्त झुककर मोबाइल पर मरकूज थीं। बिलाशुबा वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। इसे एक दफ़ा देखकर नजरें पलटना वाकई एक मुश्किल काम था। हुरिया अलीज़े के बुलाने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। अजलान बेशक मोबाइल में मसरूफ़ था, लेकिन वो हुरिया की निगाहों की बेखुदी अपने ऊपर महसूस कर चुका था और आज उसे पहली बार किसी का अपनी तरफ ऐसे देखना अच्छा लगा था। उसने एक भरपूर नज़र हुरिया पर डाली जो अब अलीज़े से बातों में मसरूफ़ थी। हूर, अजलान की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इससे पहले हुरिया उसका जवाब देती ताहा बोल पड़ा, हूर? कौन हूर? यहाँ कोई हूर नहीं है भाई। तुम दुनिया में हो, जन्नत में नहीं। जन्नत में मिलेंगी हूरें, वो भी 40। हाय सोच मेरे भाई कितने मज़े आएंगे। उसकी बकवास सुनकर अलीज़े का दिल किया सर दीवार पर दे मारे, पर अपना नहीं उसका। जबकि हुरिया होंक बनी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हुआ क्या है आखिर। मैं हुरिया से मुखातिब हूँ, अजलान ने दांत पीस कर कहा। ओह अच्छा अच्छा, तो यूं कहना मेरे भाई। उसने अच्छा को लंबा करते हुए कहा। वैसे अच्छा निक नेम है हूर। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। वैसे बहना ज़रा चेहरे का दीदार तो करवाओ। ताहा हुरिया को गौर से देखने लगा। हाँ हूर कहा जा सकता है तुम्हें, अच्छी हो प्यारी हो। ताहा की बात पर वो झेंप गई। अजलान ने उसका जायज़ा लिया। लंबे स्याह सिल्की बाल जो कमर तक आ रहे थे, सर पर शिफॉन का सूट के साथ का दुपट्टा लिए हुए थी जो बार बार ढलक रहा था। बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें किसी का दिल भी आराम से डूब सकता था। छोटी सी नाक, बारीक उनाबी होंठ, वो मासूमियत और हुस्न का पेकर थी। उसे हूर कहना वाकई गलत ना था। वो हूरों जैसा हुस्न ही रखती थी। ताहा ने जब उसे हूर को इतनी देर तक सिर्फ घूरते पाया तो उसकी जुबान में फिर खुजली हुई। बोल भी दे भाई, या नज़रों से ही खा जाएगा। ताहा की बात पर वो होश में आया। हुरिया को देखा जो उसके मुस्तकिल घूरने पर घबरा चुकी थी। एक गुस्से भरी निगाह ताहा पर डालते हुए वो बिना कुछ कहे चला गया। वो अभी वॉशरूम से निकला था, सामने ताहा को बेड पर लेटे देख फौरन उस पर झिपटा। अरे अरे, ओ भाई क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों मुझ मासूम पर कातिलाना हमला करके जेल जाना चाहता है और अपनी बहन को भी शादी से पहले बेवा करना चाहता है साले? अजलान ने उसकी गर्दन दबोच ली। अरे एक तो इतने बड़े तुम एवं ही हो गए हो, मेरी जान में नहीं तुमको मेरे होने वाले साले। अभी चल, ये बकवास क्यों कर रहा था बाहर? अजलान ने उसे घूरते हुए कहा। कौन सी बकवास? किसने की बकवास? ताहा के ऐसे अनजान बनने पर उसने उसे वार्निंग देती नज़रों से घूरा। अरे भाई मैं तो तेरे ही फायदे के लिए कह रहा था, अच्छा है ना? अभी से खबरदार कर दिया, अब आगे भी तुम्हें तंग नहीं करेगी। वैसे भी मासूम सी है। उसने पहली बात अजलान को आंख मारते जबकि दूसरी बात संजीदगी से कही। जाहिल इंसान, तुझे किसने कहा था ओवर स्मार्ट बनने के लिए? तुझे पता है ये वही लड़की है जो उस दिन कॉलेज में नजर आई थी। व्हाट? अजलान की बात सुनते ही वो बेड से उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हुआ? किस्मत बेटा किस्मत। जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो फिर रास्ते पैदा हो ही जाते हैं। आर यू सीरियस? अजलान मजाक से हटकर, वो 17 साल की लड़की है और तुम 31 साल के। एडजस्ट कैसे करोगे? मोहब्बत करवा लेगी और मैं कौन सा अभी शादी कर रहा हूँ? उसकी बात समझते हुए ताहा ने सर हिला दिया और वापस उसे छेड़ने लगा, जिस पर अजलान सर पकड़कर रह गया। यू नो वॉट, मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बाकी लोगों की तरह लिमिट में नहीं रखा। कोई बात नहीं जिगर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उफ, इसे वाकई कभी कभी ताहा को इतना फ्री करवाने पर अफसोस होता था। हुरिया बेटा ये चाय ज़रा अजलान को दे आओ। रूम में आंटी मैं? उसे हैरत से फातिमा बेगम को देखा। हाँ बेटा अभी कोई नहीं है इसलिए प्लीज़ आप दे आओ। उसे फातिमा बेगम को ऐसे रिक्वेस्ट करते देख शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कप उनसे ले लिया। अरे आंटी कोई मसला नहीं, लेकिन दर हकीकत वही जानती थी कि कितना बड़ा मसला है। लेकिन खैर उसने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे कि कप रख कर फ़ौरन ही आ जाएगी, और वैसे भी वो इंसान है कौन सा मुझे खा जाएंगे। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था और अब वो सबके साथ घुल मिल गई थी, सवाई अजलान के। उसे अजलान से ना जाने क्यों डर लगता था, यहाँ तक कि वो उसके सामने जाने से भी गुरेज करती थी। और ये बात अजलान के सिवा घर के बाकी अफराद ने भी महसूस की थी, पर सबका ख्याल था वक्त के साथ वो इसके साथ भी घुल मिल जाएगी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। आ जाए। अजलान की आवाज़ पर उसने अपने 240 की रफ्तार से धड़कते नन्हे से दिल को तसल्ली दी और दरवाजे की नाप घुमाई।
दरवाजे के खुलने पर अजलान ने नजर उठाकर देखा तो हुरिया को देखकर सीधा होकर बैठा। वो सर झुकाकर कदम आगे बढ़ाती आई। साइड टेबल पर कप रखा। वो आंटी ने आपकी चाय भिजवाई है, आप पी लीजिएगा। इतना कहकर वो बिना उसका जवाब सुने या उसकी जानिब देखे वापस जाने के लिए मुड़ गई। अजलान जो इतनी देर से उसे देख रहा था, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और हाथों की लर्जी से उसे उसकी घबराहट का अंदाजा अच्छे से हो चुका था और वो अब उसके ऐसे फरार होने के रद्द अमल का ही मुंतज़िर था। हूर अपने नाम की पुकार सुनकर उसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लगा। जी, उसने वहीं खड़े खड़े बिना पलटे उसे जवाब दिया। वापस इधर आओ। उसकी बात पर उसने जोर से आंखें मीच लीं और छोटे छोटे कदम उठाती उसकी जानिब आई। वो चुपचाप नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी थी, अलबत्ता उंगलियों को हाथों को वो भी जरूर बिलावजह चटकाए जा रही थी। अजलान उसके चेहरे पर हर अमल से उसकी घबराहट का अंदाजा बखूबी लगा सकता था। कैसी हो? उसने बिना कुछ कहे गर्दन हिलाकर जवाब दिया। कोई मसला तो नहीं यहाँ? अब की बार फिर उसने बिना कुछ कहे सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब दिया। अजलान ने उसकी सरकत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सही से खड़ी रहो। अजलान की बात पर उसने चौंक कर सर उठाया तो अजलान ने आंखों से उसके हाथों की तरफ इशारा किया। उसने जब अजलान की नज़रों के ताकुब में देखा तो शर्मिंदा होकर हाथों को छोड़ दिया। अजलान को उसकी इस अदा पर बहुत प्यार आया। क्यों जुल्म कर रही थी उंगलियों पर? अजलान ने उसे संजीदगी से पूछा। उसने सर झुकाए झुकाए नफी में सर हिलाया। मुंह से कुछ जवाब देना, वो भी अजलान के सामने, उसके लिए बहुत मुश्किल था। कोई चीज़ चाहिए? इस बार अजलान असल मुद्दे पर आया। उसने नासमझी से अजलान की तरफ देखा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ चाहिए तो बता दिया करना मुझे, वरना अलीज़े अम्मिया जिसके साथ भी तुम कंफर्टेबल हो। हुरिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब मैं जाऊं? ये पहले अल्फाज थे जो उसके मुंह से निकले थे और वो भी वहाँ से फरार होने के लिए। अजलान ने गहरी सांस ली। हाँ जाओ। और वो तो जैसे बस यही सुनने की मुंतज़िर थी, फ़ौरन से कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। रुको हूर। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अजलान की आवाज़ ने उसके बढ़ते हुए कदमों को ब्रेक लगाया। वो चलता हुआ उसके सामने आया। इतना डरती क्यों हो मुझसे? अजलान की बात पर उसने सर उठाया, लेकिन एक मिनट के लिए भी वो उसकी आंखों में न देख सकी और वापस सर झुका लिया। नहीं तो। अब की बार वो बिना उसकी तरफ देखे, उसकी कुछ सुने ही वहाँ से निकलती चली गई। अजलान ने एक अफसोस भरी निगाह उसकी पुश्त पर डाली और चाय पीने लगा। अजलान शाह जो दिलों को तस्खीर कर लेता था, जिसके कुछ मीठे बोल ही लड़कियों के होश उड़ा देते थे, पर वो सबको एक हद में रखता था। लेकिन इस दफ़ा मामला उल्टा था। उसे मोहब्बत हुई तो उस लड़की से जो उससे इतना घबराती थी कि बात करना तो दूर, वो उसकी मौजूदगी में मंजर से गायब होने की कोशिश करती थी। वो बिजनेस की दुनिया में रोज़ 10 कदम आगे बढ़ता हुआ शख्स एक घबराई, शर्माई और ज़ीरो कॉन्फिडेंस वाली लड़की पर दिलहार बैठा था। इस बार एक 17 साल की लड़की ने उसके होश उड़ा दिए थे। आज हफ्ता था, कल छुट्टी होने की वजह से पूरा घर अभी तक जाग रहा था। सब लाउंज में मौजूद थे। एक कोने पर अलीज़े, ताहा, जजलान और हुरिया बैठे लूडो खेल रहे थे। हुरिया के नंबर हर बारी में अच्छे आ रहे थे और इन सब में वो जीत रही थी। अजलान भी वहीं बैठा हुआ था। बज़ाहिर तो वो मोबाइल में मसरूफ़ था, पर उसकी पूरी तवज्जो हुरिया पर थी। वो वक्फे वक्फे से उसके खुशी से दमकते चेहरे पर नज़र डाल रहा था। अजलान की ये हरकत ताहा की नज़रों से ओझल न रह सकी और उसे तो अब तंग करने का मौका मिल गया था। उसके सिवा उसे और चाहिए भी क्या था? ये ले, आप वापस घर जाएं। हुरिया ने ताहा की पक्की गोट को पीटा और उसे तंग करना न भूली। इतनी देर से वो हर ताहा की गोट को पीट रही थी। ए हुर! ताहा के इतनी ज़ोर से चीखने पर अलीज़े, जजलान और हुरिया तीनों ने कान पर हाथ रखे, जबकि अजलान ने उसके हूर कहने पर उसे सख्त नज़रों से घूरा, जिस पर ताहा ने अपने दांतों की नुमाइश करवाई। घर में सब जानते थे कि अजलान को किसी का भी हुरिया को हूर कहना पसंद नहीं था। इस नाम से हुरिया को सिर्फ वही मुखातिब करता था। इसके अलावा उसने किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी थी। शुरू शुरू में तो सब हैरान हुए, पर अजलान की सख्त तंबीह पर खामोश हो गए। लेकिन ताहा फिर भी अजलान को तंग करने से बाज नहीं आता था, जबकि हुरिया इस सारे मामले में खामोशी रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अजलान से इन सब बातों की वजह पूछे। वो सब अब वापस खेलने में मशगूल हो गए थे। उसने एक नज़र सब पर डाली और शब बखैर कहकर सबको सोने के लिए कहता कमरे में आ गया। वो बिस्तर पर लेटा सोचों में गुम था और उसकी सोचों का मरकज़ हुरिया थी, जिसके लिए उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पर अभी उसे इन जज्बात को लगाम देना था। वो लड़की जिसने उसके दिल की सल्तनत को फतह किया, वो अभी छोटी है। वो इसको अभी से उलझाना नहीं चाहता था। उसने हर सोच को झटक कर सोने की कोशिश की थी। कुछ पल ही गुजरे थे कि वो उठ बैठा। आंखें बंद करते ही उसे हुरिया का घबराया शर्माया अक्स नज़र आ रहा था। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? थोड़ी देर बैठकर रिलैक्स होने के बाद वो वापस सोने के लिए लेट गया।
رات کے 3 بجے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ کی طرف نظر دوڑائی تو وہ خالی تھا۔ وہ بمشکل ہمت کر کے بستر سے نکلا، پاؤں میں چپل پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی پانی لے کر واپس جا ہی رہا تھا کہ اسے حوریہ کے کمرے سے آوازیں سنائی دیں۔ وہ ایسا سے قدم اٹھاتا اس کے کمرے کی جانب آیا اور دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ امی کیوں گئی آپ مجھے چھوڑ کر؟ ذرا سا بھی ترس نہیں آیا مجھ پر؟ میرا خیال ہی نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے ابو پھر آپ، مجھے تو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ جملے ادا کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ باہر کھڑے شخص کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے الفاظ اس شخص کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ امی آپ کو پتہ ہے یہاں سب بہت اچھے، بہت خیال بھی رکھ کرتے، مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں، اپنا ہی گھر لگتا ہے، پر پھر بھی میں اکیلی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، میری حفاظت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں۔ آپ لوگ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ حوریہ شمائلہ کی تصویر پر جھکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ باہر کھڑے شخص کی خاموش سرد آنکھوں سے بھی ایک آنسو چپکے سے گرا۔ وہ اندر موجود لڑکی کا درد محسوس کر سکتا تھا، اور کیسے نہ کرتا، وہ اس کی محبت تھی۔ مرد اپنی تو ہر بڑی سے بڑی تکلیف خاموشی سے برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب بات اس کی محبت کی ہو تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اس کا دل دھاڑے مار مار کر روتا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ سوچ ہی اسے تکلیف دے رہی تھی کہ وہ سب کے سامنے حشاش بشاش خوش رہنے والی لڑکی اپنے اندر دکھوں کا پہاڑ لیے گھوم رہی ہے۔ وہ ساری رات انہی باتوں کو سوچ سوچ کر تڑپتا رہا۔ یار میرا پراٹھا کہاں ہے؟ طاہا کا پراٹھا ختم ہو چکا تھا اور اب اس کا باجا شروع ہو چکا تھا۔ تم چپ کر کے بیٹھو، ویسے بھی تم لیٹ آئے تھے، پھر بھی حوریہ نے تمہیں پراٹھا دے دیا، اب تمہیں سب سے آخر میں ملے گا۔ اے منگیتر ایسے نہ بولو ورنہ میں تمہارا پراٹھا لے لوں گا۔ اس نے علیزے کی پلیٹ سے ایک لقمہ لیتے ہوئے اسے آنکھ مار کر دھمکی دی، جس پر وہ تل ملا کر رہ گئی۔ آج حوریہ سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور سب کے باہمی مشورے سے یہ طے پایا تھا کہ وہ پراٹھے اور کباب کا ناشتہ کروائے گی، اور اب وہ انہیں گرم گرم پراٹھے ڈال کر دے رہی تھی۔ لو جی بھائی بھی آ گئے۔ جزلان نے ازلان کو آتا ہوا دیکھا تو اعلان کیا، آئیے آئیے، آپ ہی کا تو انتظار تھا۔ ایک آپ ہی کی تو کمی تھی۔ طاہا نے جیسے ہی ازلان کو دیکھا اس کی اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی۔ بھائی اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں ناشتے میں کیا لیں گے؟ ازلان نے ایک نظر سب کی پلیٹ پر ڈالی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں اتنا ہیوی بریک فاسٹ نہیں کرتا، اور پھر فائدہ پوچھنے کا؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر علیزے کو دیکھا۔ یہ لو جزلان۔ حوریہ اپنے ہی دھیان میں کچن سے نکلی، لیکن سامنے ازلان کو بیٹھا دیکھ ایک پل کے لیے سٹ پٹا گئی۔ یار میرا بھی لے آؤ ورنہ میں نے کچن میں آ جانا ہے۔ لاتی ہوں نا، رکے تو علیزے تم لوگی؟ اور وہ پوچھنا تو ازلان سے بھی چاہتی تھی، پر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ نہیں یار مجھے بس ہو گیا اینڈ، تھینک یو سو مچ یار، بہت بہت مزے کا ناشتہ کروایا تم نے۔ حوریہ جواباً صرف مسکرا دی۔ ارے حوریہ سنو، وہ ابھی کچن تک پہنچی ہی تھی کہ علیزے کی آواز پر پھر سے پلٹی وہ، یار حوریہ بھائی پراٹھا نہیں کھائیں گے، اب تم کر لینا ناشتہ۔ علیزے کی بات پر اس نے ایک نظر ازلان کو دیکھا اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ واٹ دا ہیل از گوئنگ آن؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ازلان جو اتنی دیر سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کچھ نہ سمجھ آنے پر پوچھ بیٹھا۔ ارے جگر ناشتہ ہو رہا ہے یار، اور کیا تمہیں کہیں فٹ بال میچ تو نظر نہیں آ رہا؟ ہاں بھائی صحیح ہے، عاشق جو ہو فٹ بال کی کہ ہر جگہ میں ہی نظر آئے گی۔ طاہا پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ یہ کہا جائے کہ وہ ازلان کو زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ازلان نے اس کو سخت نظروں سے گھورا، مطلب اب کوئی بکواس نہیں۔ اس نے ایک نظر جزلان کو دیکھا جو پراٹھے سے انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ علیزے تم بتاؤ؟ بھائی وہ آج حوریہ نے ناشتہ بنایا ہے ہم سب کے لیے۔ علیزے کی بات سن کر اس نے طاہا کو خونخوار نظروں سے گھورا، جبکہ طاہا تو ایسے بن گیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میرے لیے بھی بنا دو، میں بھی یہی ناشتہ کروں گا۔ حوریہ جو طاہا کو پراٹھا دینے آئی تھی ازلان کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ازلان کو حوریہ کا ایک اتنا کام کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا، لیکن جب سب نے اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کیا تو وہ کیوں نہ کرتا؟ حوریہ نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ بولتی تو بہت تھی لیکن ازلان کے سامنے اس کی آواز غائب ہو جاتی تھی، اسے اشاروں کا سہارا لینا پڑتا تھا اسے جواب دینے کے لیے۔ اور سنو، اپنا ناشتہ بھی ساتھ لے آنا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ جبکہ وہاں موجود تینوں نفوس اپنی حیرانی پر قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ازلان شاہ اور ناشتے کی جلدی نہیں، ایسا کب سے ہونے لگا؟ جزلان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن اس کی سرگوشی بھی اتنی واضح تھی کہ ازلان نے بآسانی سن لی اور اب مکڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جزلان چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا۔ علیزے نے بھی وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی، اب بچے صرف وہ اور طاہا تھے، اور طاہا صاحب تو پراٹھا کھانے میں ایسے مشغول تھے جیسے اس سے ضروری کام کوئی نہ ہو۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حوریہ اپنا اور ازلان کا ناشتہ لے آئی۔ بھائی میرا ناشتہ تو ہو گیا۔ ابھی ان لوگوں کو ناشتہ شروع کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طاہا اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ طاہا اسے ٹیڑھی آنکھوں سے گھور رہا تھا، مطلب
यहाँ से दफा हो जा वरना तुम्हारी खैर नहीं। प्यारी बहना, नाश्ता बहुत मजे का था, दिल खुश कर दिया तुमने। हुरिया उसकी तारीफ पर खुलकर मुस्कुरा दी, लेकिन साथ साथ घबरा भी रही थी कि वो चला गया तो अजलान के साथ अकेली बचेगी। आप बैठे ना, थोड़ा और खा लें। हुरिया ने उसे रुकने की कोशिश की थी, जो कि अजलान के डर के आगे कामयाब ना हो सकी, क्योंकि ताहा जानता था अगर वो अभी यहाँ बैठ गया तो अजलान उसे अगले 2-3 दिन के लिए बैठने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं, बस बहुत खा लिया मैंने, ये तुम्हारा इनाम। उसने अपने वॉलेट से 500 रुपये निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत, बस तारीफ काफी है। ऐसे कैसे काफी है, ये तुम्हारा हक है और इनाम से भला कौन मना करता है। शुक्रिया। ताहा के जाने के बाद कुछ पल खामोशी से गुजरे। अजलान बहुत गौर से उसे देख रहा था। खाना तो दूर की बात, उसके लिए लुकमा तोड़ना भी मुश्किल हो रहा था। हाथों की कपकपाहट रोकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जल्द से जल्द मंजर से गायब होना चाह रही थी। उसने बमुश्किल आधा पराठा ही खत्म किया था। बस मेरा हो गया, आप खाएं, मैं चाय लाती हूँ। वो बोलते साथ ही खड़ी हो गई। हुरिया, बैठ जाओ, चाय मुलाजिम ले आएगी। सुकून से नाश्ता करो, एक पराठा तो खत्म करो। एटलीस्ट अब अजलान को इनकार करने की हिम्मत तो उसमें नहीं थी, इसलिए सर झुकाकर खामोशी से नाश्ता करने लगी। अजलान 3 पराठे खा चुका था। हुरिया हैरान परेशान बैठी थी। कहाँ वो नाश्ता 2 स्लाइस से ज्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करता था और कहाँ 3 पराठे। उफ लड़की, कितना जायका है तुम्हारे हाथ में, इतना मजे का बनाती हो। इस तरह ही अगर बनाती रही तो मैं तो मोटा हो जाऊंगा। अब वो बेचारी उसको क्या जवाब देती, इसलिए सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बैठो, वापस बात करनी है मुझे तुमसे। हुरिया जवाब लेने के लिए खड़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर रोने वाली हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बात का आगाज किया। पता है, दुख जब हद से बढ़ जाए तो उसे बांट लेना चाहिए। हाँ, दुख बांटने से कम नहीं होते, पर इंसान हल्का जरूर हो जाता है। हुरिया उसे नासमझी से देख रही थी। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं हम दुख किससे बांटे, अपनों से। हाँ, अपनों से ही। अपना कौन होता है? और यहाँ देखो मेरी तरफ, बताओ अपना कौन होता है? अजलान के कहने पर उसने सर उठाया, पर उसकी नजरों की ताब न लाते हुए वापस सर झुका गई। वो जिनसे कोई रिश्ता हो, उसने इतनी हल्की आवाज में कहा कि अगर उसकी तवज्जो ना होती तो वो सुन ना पाता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने वो होते हैं जिनके दरमियान मोहब्बत हो, जो आपसे मुखलिस हो। और इस दुनिया में अगर आपके पास एक भी ऐसा शख्स है जो आपसे मोहब्बत करता, तो फिर आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि जिनके पास मोहब्बत करने वाले हों उनको किसी और की जरूरत भी नहीं होती। कुछ दुख बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पर यह सोचना कि आपकी जात की कोई अहमियत नहीं है, तो ये सरासर गलत है। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपसे मोहब्बत करते। आई होप सब तुम समझ रही हो। ये घर तुम्हारा अपना, यहाँ के सब लोगों पर तुम्हारा हक है। वो अपनी बात कहकर उठकर चला गया, जबकि हुरिया उसके शहर में ही खो गई। बाबा आ जाओ। हुरिया ने दरवाजे पर दस्तक देने के साथ उनसे इजाजत तलब की। फैजान साहब और फातिमा बेगम के कहने पर अब वो इन दोनों को अलीजे जजलान की तरह बाबा मामा कहने लगी थी। जी बेटा आइए। फैजान साहब ने किताब बंद करते उसे अंदर बुलाया। आपने बुलाया बाबा, कोई काम था? हाँ बेटा आओ बैठो, बात करनी थी आपसे। उनकी बात पर उसका दिल जोरों से धड़का। कहीं अजलान की तरह इन्हें भी तो। बेटा आपको यहाँ आए 1 महीना हो गया है, आपकी तालीम का भी काफी खर्च हो गया है, तो अब मैं सोच रहा था कि आपका ट्रांसफर यहाँ किसी कॉलेज में करवा दूं, ताकि आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सके। जी जी सही, उससे मुस्कुराकर जवाब दिया। और मेरी बेटी ठीक है? कुछ चाहिए तो नहीं उसे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें आप जाएं, आराम करें, ताहा कल फॉर्म ला देगा आपको। वो उन्हें शब बखैर कहते हुए कमरे में आ गई। अगले दिन ताहा उसे फॉर्म ला दिया था। अगले ही हफ्ते ही उसकी क्लासेस स्टार्ट थी। वो बहुत खुश थी, पढ़ने का शौक उसे शुरू से ही था। उसके अलावा नई जगह जाने की भी खुशी थी। चूंकि ये कॉलेज लड़कियों का था तो उसे किसी किस्म का डर भी नहीं लग रहा था। ये मशवरा भी फैजान साहब को अजलान ने दिया था कि अगर एडमिशन करवाना ही है तो गर्ल्स कॉलेज में करवाएं। ऐसा नहीं था कि वो कंजर्वेटिव टाइप का था या शकी मिजाज हो, वो तो बस अपनी चीज़ों के लिए हद दर्जा पॉजिटिव था। फिर यहाँ तो बात उसकी होर की थी, उसकी मोहब्बत की। वो जानता था वो किस कदर मासूम है और इसी चीज़ से डरता था कि कोई उसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। और जब गर्ल्स कॉलेज का सुनकर हुरिया का खुश होना उसने देखा तो दिल में इत्मीनान सा उतर गया। वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। आज कॉलेज का पहला दिन था और वो किसी तौर भी लेट नहीं होना चाहती थी। सफ़ेद रंग के यूनिफॉर्म में बालों की पोनी टेल बनाए वो बहुत क्यूट लग रही थी। अलीजे, जजलान, ताहा सब उसे वक्फे वक्फे से छिड़ रहे हैं, जिस पर वो सुर्ख पड़ जाती। अजलान अपनी मुस्कुराहट दबाए हर चीज़ से बेनियाज बिना नाश्ता करने में मशगूल था, लेकिन उसकी सारी तवज्जो हुरिया की तरफ ही थी। हुर उठो। हुरिया जो ताहा से किसी बात पर बहस कर रही थी, अजलान की आवाज़ पर उसे देखा, फिर वापस ताहा को देखा। आओ भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बहन को? ताहा ने उसे घूरते हुए पूछा। अजलान ने एक अब्रू उठाकर उसकी जानिब देखा, जैसे कह रहा हो तुम पूछोगे मुझसे। अरे मेरा मतलब था हुरिया तो मेरे साथ जा रही है, उसने फौरन गड़बड़ाकर जवाब दिया।
जा रही थी, अब मेरे साथ जा रही है, तुम वापसी पर पिक कर लेना। और उसने अपनी बात मुकम्मल करके हूर को आवाज़ दी, जी। वो फौरन से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। वो दोनों सबको खुदाफिज कहते हुए दुआएं लेते आगे पीछे घर से निकले। हुरिया को उसके साथ अकेले जाने में डर लग रहा था। वो वाकई में इतना रोब रखता था कि सामने वाले का घबराहट में शिकार होना एक फितरी अमल था, और यहाँ मौजूद लड़की तो चिड़ियों की तरह नाजुक दिल रखती थी। रास्ता खामोशी से गुजरा था जब सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी। एक नज़र मुड़कर उसने अपनी बराबर बैठी लड़की को देखा था। हुरिया मुस्तकिल बाहर दिख रही थी, लेकिन उसका डर फिर भी हर मंजर पर हावी था। उसके डर का अंदाज़ा उसके हाथों की मुस्तकिल कपकपाहट से बखूबी हो रहा था। अजलान की नज़र जैसे ही उसके हाथों पर पड़ी तो खुलकर मुस्कुरा दिया। हुर, यार एक बात तो बताओ। उसने मुस्कुराहट दबाकर हुरिया को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। जी पूछे। वो इतनी घबराहट का शिकार थी कि उसका शरारती लबो लहजा नोट ही ना कर सकी। मैं दिखने में कैसा हूँ? उसने अपना लहजा संजीदा बनाते हुए पूछा। जी। हुरिया ने नासमझी से उसे देखा। मतलब कितना खौफनाक हूँ? इधर देखो, मेरी तरफ देख कर बताओ। हुरिया ने नफी में गर्दन हिलाई। अरे लड़की, देख कर बताओ। उसने एक नज़र उठाकर उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था, और वापस नज़र झुका गई। क्या हुआ, बताओ ना। सिग्नल अब खुल चुके थे। वो ड्राइविंग के साथ साथ उस पर भी एक नज़र डाल रहा था। नहीं, आप खौफनाक नहीं। उसने अधूरे लफ्ज़ों के जरिए उसे जवाब दिया। अच्छा, तो फिर कैसा हूँ? पता नहीं। इतना बोलकर वो चुप हो गई, और अब के अजलान भी आगे से कुछ न बोला। अल्लाह जाने क्या हो गया है इन्हें। पता नहीं कितना रास्ता रह गया। इतना अच्छा होता अगर ताहा भाई के साथ आती। वो दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब थी। इन्हीं सोचों में रास्ता कट गया। कॉलेज के गेट पर जब उसने गाड़ी रोकी तो हुरिया बिना उसकी जानिब देखे गाड़ी से उतरने लगी। हुर, मेरी बात सुने। कॉलेज जा रही हैं, यहाँ हर तरह की लड़कियाँ होंगी। मैं आपको दोस्ती करने से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, लेकिन देख कर सोच समझ कर। मैं जानता हूँ आप समझदार हो, लेकिन फिर भी एहतियात करिएगा, ठीक है? अपनी बात मुकम्मल करके उसने हुरिया से तायीद चाही। जी मैं समझ गई। गुड, अब जाओ और वापसी पर गेट से अंदर ही रहना जब तक ताहा ना आ जाए। उसकी बात सुनते ही फौरन गाड़ी से उतरने लगी। खुदा हाफिज। अजलान की आवाज़ पर वो शर्मिंदगी के समंदर में डूब गई। अल्लाह हाफिज। वो बिना पलटे ही निकल गई, जबकि अजलान के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने जन्म लिया। अल्लाह जाने इन्हें क्या हो जाता है, कभी इतने संजीदा होते हैं, कभी मजाक सूझ रहा होता है। अजीब ही है, मैंने आइंदा इनके सामने आना ही नहीं है। वो अपनी सोचों में गुम अपने आप से बातें करते हुए चल रही थी कि अचानक किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ। उफ मेरे अल्लाह, ओह आई एम सॉरी, इट्स ओके। हुरिया बेदिली से जवाब देकर जाने लगी। मेरा नाम नाजिश है, मेरा फर्स्ट डे है आज, एंड आई थिंक सो कि तुम्हारा भी। वो लड़की भी उसके साथ साथ पीछे चल दी। हुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ ना, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो लड़की शायद ढीठ थी, तभी उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। जी। हुरिया ने सिर्फ यकलफ्जी जवाब दिया। ओह ग्रेट, नाम क्या है तुम्हारा? उसके इस तरह चहकर पूछने पर हुरिया ने उसे गौर से देखा। कॉलेज यूनिफॉर्म में बालों की चोटी बनाई वो सीधी साधी प्यारी सी लड़की थी। हुरिया ने एक लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया। हुरिया सिकंदर, और वापस चलने लगी। तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स। नाजिश उसके सामने आकर हाथ आगे किए खड़ी हो गई। हुरिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसका हाथ थाम लिया। फिर दोनों का दिन एक साथ बहुत अच्छा गुजरा। वापसी पर ताहा उसे लेने आया था। वो उसे देखकर नाजिश को खुदा हाफिज कहते गाड़ी की जानिब आई और बिना उससे कुछ बात किए बैकडोर खोलने लगी। अरे लड़की, ये क्या कर रही हो? आगे बैठो इस तरह तो, वरना मैं तुम्हारा ड्राइवर लगूंगा। आप बात ही नहीं करें मुझसे। मैंने तो बात ही नहीं करनी आपसे। अरे लड़की, पहले बैठो फिर बात करते हैं। ताहा ने उसे फ्रंट डोर खोलकर बिठाया और खुद घूमकर दूसरी जानिब आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी मेन रोड पर डालकर वो हुरिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। जी, तो अब बताएं क्या खता हो गई मुझ मासूम से? हुरिया ने मुंह फैलाकर उसकी तरफ नाराजगी से देखा। आपको नहीं पता? ताहा ने नफी में सर हिलाया। पता होता तो तुमसे पूछता। इतने मासूम नहीं है आप, उसने ताहा को घूरते हुए कहा। जब मैं सुबह इशारा कर रही थी कि आपको कि मुझे उनके साथ नहीं जाना, आपके साथ जाना, तो आप इन्हें मना नहीं कर सकते थे। ओहो, तो ये बात है भाई। अगर मैं उसे मना करता ना तो वापसी पर भी फिर वो खुद लेने आता, इसलिए मैंने चुपचाप उसकी मानने में ही आफियत जानी। वैसे क्यों, क्या हुआ? कुछ बोला उसने? ताहा के सवाल पर उसके जहन में सुबह वाला पूरा वाकया ताज़ा हुआ। और नहीं तो क्या, एक तो लेक्चर दिया इतना लंबा जैसे मैं फर्स्ट एड की नहीं मोंटेसरी की बच्ची हूँ, और तो और सवाल सुने ज़रा, मैं खौफनाक हूँ क्या? अरे इन्हें बताओ, कोई खौफनाक, हैबतनाक, हौलनाक, दहशतनाक सब है। उसकी बात पर ताहा का ज़ोरदार कहका गाड़ी में गूंजा, जबकि कॉल पर मौजूद अजलान अपनी ऐसी तारीफ सुनकर सख्ते में आ गया। लेकिन कुछ पल बाद ये खूबसूरत मुस्कान उसके चेहरे पर नुमदार हुई, और अब उसकी तलाफी कैसे की जाए? आहा, मुझे आइसक्रीम खिलाकर, वो भी रोज़। ओ लड़की, शर्म करो, मोटी हो जाओगी, फिर कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा। उसकी शादी की बात पर ताहा ने ख़ास तौर पर अजलान को सुनाने के लिए कही थी, और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी रगें तन गई थीं।
पर मजबूरी ये थी कि वो फिलहाल अपना गुस्सा जब्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। आप मेरी फिक्र ना करें, वो मैं खुद कर लूँगी, आप बस अपनी जेब की फिक्र करें। उसकी बात सुनकर ताहा मुस्कुरा दिया। अजलान ने भी मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। शाम में जब वो घर आया तो सब लोग लाउंज में मौजूद थे। अच्छा हुआ अजलान तुम आ गए। फातिमा बेगम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने उसे लाउंज में सबके दरमियान बुलाया। हम लोग सोच रहे हैं अब अलीज़े और ताहा की शादी कर दें, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, घर की बात ही है, बाकी आप लोग जो बेहतर समझें। भाई सही है, फिर अगले महीने के शुरू में ही इस फर्ज से सुबकुदोश हो जाते हैं। उनकी बात पर अलीज़े शर्माते हुए अपने कमरे में भाग गई, जबकि ताहा उसका शर्माया घबराया हुआ रूप देखकर मुस्कुरा दिया। मैं आता हूँ फ्रेश होकर, अजलान ये कहते हुए उठ गया, लेकिन जाते जाते हुरिया पर एक गहरी नज़र डाली जिस पर वो पहलू बदल कर रह गई। दिन इसी तरह पर लगाकर गुजरते गए। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। आज शाम में मेहंदी का फंक्शन था। फंक्शन चूंकि कंबाइन था तो इसलिए निकाह दोपहर में हो चुका था। अलीज़े इस वक्त पीले रंग के गरारे में हरे रंग का दुपट्टा सर पर टिकाए बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। हुरिया और बाकी लड़कियों के साथ वो स्टेज पर आई। थोड़ी देर बाद ताहा भी लड़कों की झुरमट में स्टेज पर आया। ताहा को देखकर अलीज़े ने निगाहें झुका ली। वो दोनों साथ बैठे मुकम्मल लग रहे थे, जैसे बने ही एक दूसरे के लिए हों। हुरिया बेटा एक काम करोगी? हुरिया जो अभी स्टेज से उतरी थी, फातिमा बेगम ने उसे बुला लिया था। अंदर किचन में गजरों की टोकरी रखी है, वो ले आओगी? जी जी अभी लेकर आती हूँ, आप फिक्र ना करें। ये कहते हुए वो अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अपने ध्यान में चल रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। इंसान हो या पत्थर नजर नहीं आता। बोलते बोलते उसने नजर उठाकर देखा तो अजलान को सामने खड़ा पाया। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। अजलान ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। एक तो वो लगी इतनी प्यारी रही थी, दूसरा आज इतने दिनों बाद दोनों का आमना सामना हुआ था। ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से वो लेट आने लगा था और सुबह हुरिया उसके आने से पहले ही कॉलेज के लिए निकल जाती थी। पीले रंग के गरारे के साथ उसने पर्पल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, लंबे बालों की खजूरी चुटिया बनाई थी और साथ में फूलों के जेवर पहन रखे थे। अजलान उसे एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था, वो उसकी तरफ देख ना सकी और नज़रें झुकाते वहाँ से निकल गई। फंक्शन रात गए तक जारी रहा और इस दौरान हुरिया ने अपने आप को अजलान की नज़रों के हिसार में पाया। आज बारात का फंक्शन था। पूरे घर में सुबह से हलचल मची हुई थी। अलीज़े पार्लर से डायरेक्ट जजलान के साथ हॉल पहुंची थी। फैजान साहब और फातिमा बेगम भी हुरिया को अजलान के साथ आने की हिदायत देकर जा चुके थे। उनकी गाड़ी में वो रिश्तेदार भी साथ थे जो दूसरे शहरों से आए थे और वो ये जानते थे कि अजलान हुरिया को तो बर्दाश्त कर ले शायद, फिर भी लेकिन किसी अहरे गैरे रिश्तेदार को हरगिज़ नहीं करेगा। अलीज़े आज डीप रेड शरारे में बारात के मेकअप में अप्सरा लग रही थी। हुरिया ने भी रेड फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें वो वाकई हूर ही मालूम हो रही थी। अजलान के लिए आज अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसकी मासूमियत और अपने हुस्न से लापरवाही उसे और दिलकश बना रही थी। लग तो अजलान भी ब्लैक शलवार कमीज और ऑफ वाइट वास्केट में किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ताहा ने भी ब्लैक शेरवानी पहन रखी थी और वो भी जाजिब नज़र लग रहा था। चूंकि निकाह हो चुका था तो अलीज़े को डायरेक्ट स्टेज पर लाया गया था। वो दोनों स्टेज पर बैठे मुकम्मल लग रहे थे, लेकिन खामोश दोनों से आज भी नहीं हुआ गया, जिस पर फातिमा बेगम बार बार इन्हें घुरी से नवाज रही थी। कुछ रस्मों के बाद रुखसती का शोर उठा। दिन यूं ही गुजरे थे। शादी के 2 दिन बाद अलीज़े और ताहा घूमने के लिए जा चुके थे। अजलान आजकल नए प्रोजेक्ट में मसरूफ था। ताहा की गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। चूंकि कल उसकी मीटिंग थी तो वो आज सारे काम निपटाकर जल्दी घर आ गया था। वो फ़ोन पर बात करता हुआ घर दाखिल हुआ तो सामने मौजूद वाइट सूट में किताबों में सर झुकाए बैठी हुरिया को देख उसके दिल ने एक बीट मिस करी। कुछ शरारती लटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे कर रही थी। वो किताबों में इतनी मगन थी कि उसे उसके आने की खबर ही नहीं हुई, लेकिन अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो फ़ौरन चेहरा उठाकर देखा। सामने ग्रे सूट में खड़े अजलान को देखकर वो एकदम से हवास बाख्ता हो गई, जिसके नतीजे में पेन उसके हाथ से छूट गया और लड़कता हुआ अजलान के कदमों में जा पहुंचा। अजलान ने एक नज़र उसको देखा और नीचे झुककर पेन उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। इट्स ओके। अजलान ने उसकी शर्मिंदगी देखी तो उसे बेख्तियार उसकी मासूमियत पर प्यार आया। अपनी मुस्कुराहट दबाता उसने हुरिया को रिलैक्स करना चाहा। बाकी सब कहाँ हैं? अजलान ने सोफे पर बैठते उससे दरियाफ्त किया। मामा पापा किसी जानने वाले के पास गए हुए हैं। हुरिया ने नज़रें झुकाए ही उसे जवाब दिया। ओके, मुलाजमा से कहें एक कप चाय बना दे, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो एक नज़र हुरिया पर डालता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अजलान के जाने के बाद हुरिया ने अपनी सांसें बहाल की। अपनी किताबें मेज़ पर रखकर किचन की जानिब अपना रुख किया। मुलाजमा तो अपने क्वार्टर में जा चुकी है, अब क्या करूँ? ऐसे बुलाना सिर्फ चाय के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा करती हूँ कि खुद ही बना देती हूँ, 5 मिनट ही तो लगेंगे। अपने आप से बातें करते उसने
चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और साथ में बिस्किट निकाले। अजलान जब वापस नीचे आया तो लाउंज बिल्कुल खाली था। हुरिया की किताबें मेज पर रखी हुई थीं। उसने सोफे पर बैठकर हुरिया का रजिस्टर जो इस वक्त उसके हाथ में था उठा लिया। एक नज़र डालकर ही उसको अंदाज़ा हो गया था कि वो एक सवाल को हल करने की कोशिश कर रही है, पर बार बार नाकाम हो रही। अजलान ने एक नज़र सवाल को देखा तो उसे मेथड समझ आ गया। चंद सफ़े आगे पीछे किए तो रजिस्टर पर शायरी नज़र आई। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर मुअद्दम हुई। अच्छा, तो मैडम को ये शौक भी है। राख हो जाते हैं धड़कते दिल लम्हों में, राख हो जाते हैं धड़कते हुए दिल लम्हों में, आग लहजे की लगाई भी बुरी लगती है। फिर किताबों में कोई और नज़र आता है, इश्क हो जाए तो पढ़ाई भी बुरी लगती है। शेर पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे वो हुरिया को आते देख फौरन छुपा गया। वो मुलाजमा अपने क्वार्टर में चली गई थी, इसलिए मैंने चाय बना दी। वो सर झुकाए हाथों की उंगलियों से खेलते हुए उसे बता रही थी, जैसे अपने किसी जुर्म का एतराफ़ कर रही है। उसकी यही अदाएं तो अजलान का दिल बेकरार कर देती थीं। अरे शुक्रिया हूर, ये तो और अच्छी बात है, मुझे आपके हाथ की चाय पीना नसीब हो गई। हुरिया ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, लेकिन अपना रजिस्टर उसके हाथ में देखकर उसका सारा सुकून गारत हो गया। आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? अजलान उसके चेहरे पर बेचैनी देख चुका था। वो मेरा रजिस्टर? हुरिया उसके सामने सोफे पर बैठते उससे बोली। हाँ, मैं वो तुम्हारा रजिस्टर देख रहा था। मेरे ख्याल से तुम ये सवाल हल नहीं हो रहा। अजलान के बात सुनकर हुरिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अरे रिलैक्स यार, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। होता है, मेरे साथ भी तो होता था। मैं बिस्किट खाकर कर लूँ तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है। अजलान की बात पर हुरिया ने अपना सर इस बात में हिला दिया। वैसे भी खूबसूरत लड़कियाँ मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। अजलान की बात पर हुरिया ने हैरानी से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उसकी हैरान शक्ल को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिससे वो फौरन छुपा गया। छोड़ो, आओ तुम्हें समझाऊं। अजलान अब रजिस्टर पर झुका सवाल हल कर रहा था और गाहे बिगाहे उस पर भी एक नज़र डाल लेता। वाइट टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर में माथे पर बिखरे बाल, जहानत से भरपूर आंखें जो इस वक्त रजिस्टर पर झुकी हुई थीं। बिलाशुबा वो वजाहत का शाहकार था। हुरिया के दिल ने एक बीट मिस की। उसने फौरन अपनी निगाहें फेरी। उसके हाथ बेख्तियार अपने दिल पर गया। अजलान बेशक रजिस्टर पर झुका हुआ था, पर उसकी तवज्जो हुरिया की तरफ भी थी। उसकी यह हरकत देखकर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमदार हुई। वो जो पहले ज़्यादा फजूल बात नहीं करता था, कजा के मुस्कुराना हुरिया के आने के बाद बात बात पर उसकी मुस्कुराहट देखने को मिलती थी। वो मासूम सी लड़की जो उससे 14 साल छोटी थी, उसके मुस्कुराने की वजह बन गई थी। आ गया समझ? अजलान ने पेन उसे पकड़ाते हुए उससे पूछा। जी, ये तो आसान था, शुक्रिया आपका। हुरिया उसको जवाब देकर अपना सामान समेट कर उठने लगी। वैसे काफ़ी बाज़ौक़ मालूम होती हैं आप। आइंदा किताबों पर शेर लिखने के बजाय हमें सुना दीजिएगा। अजलान शरारती आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें ज़ोर से मींची और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग गई। पीछे उसे अजलान का ज़बरदस्त कहका सुनाई दिया। उसने अपने कमरे में आकर चैन लिया। दिल पर हाथ रखा तो वो 240 की स्पीड से दौड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अजलान का सुरापा नमदार हुआ। वैसे भी खूबसूरत लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। उसकी नज़रें, उसकी मुस्कुराहट। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? बात बात पर मुस्कुराती रहती हो, बेसबब सबको सताती रहती हूँ। दर्दों से थोड़ी नावाकिफ़ हो, मोहब्बत से भी अनजान हूँ मैं। हाँ, मैं अभी नादान हूँ। हाँ, मैं अभी नादान हूँ। बेगम, अलीज़े से बात हुई? कब तक आ रहे हैं वो लोग? जी, कल रात बात हुई थी, आज शाम तक पहुँच जाएंगे वो लोग। आज काफ़ी दिन बाद सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। फैज़ान साहब सरबराही कुर्सी पर बैठते। इनके दाएं जानिब फ़ातिमा बेगम और बाएं जानिब हुरिया बैठी हुई थी। फ़ातिमा बेगम के बराबर अजलान, जबकि हुरिया के बराबर जजलान बैठा हुआ था। हुरिया बेटा, कितने पेपर्स रहते आपके? अब की बार फैज़ान साहब हुरिया से मुखातिब हुए। बस बाबा, आज आखिरी पेपर है। तैयारी कैसी है आपकी बेटा? तैयारी तो अच्छी है बाबा, बस आप दुआ कीजिएगा। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वैसे बाबा, खूबसूरत लड़कियों की मैथ्स काफ़ी कमज़ोर होती है। आप दुआ नहीं, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अजलान, जो इतनी देर से खामोश बैठा था, हुरिया को अपनी नज़रों के हिसार में लेकर फैज़ान साहब से मुखातिब हुआ। अजलान की बात पर फैज़ान साहब ने बेअख्तियार कहका लगाया, जबकि हुरिया ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। फ़ातिमा बेगम ने गौर से अपने बेटे को देखा, जिसके अंदाज आजकल बिल्कुल बदल गए थे। अल्लाह हाफिज़ बाबा, मामा मैं निकलती हूँ। हुरिया को अब वहाँ बैठना मुहाल लगने लगा तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। हुर, बैठ जाओ अभी। अजलान की आवाज़ पर वो जाते जाते रुक गई, देखा और पीछे मुड़कर उसे देखा। बैठ जाओ, आज मैं छोड़ दूंगा। नहीं ठीक है, मैं ड्राइवर बाबा के साथ चली जाऊंगी, हुर ने हिम्मत करके उससे कहा। वैसे भी रात से उसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था, जैसे वो फिलहाल समझने से कासिर थी, और ऊपर से अब वापस अजलान के साथ जाना। आपको क्या खबर मोहब्बत की? होने वालों को हो गई होगी। इश्क पानी पर चल रहा होगा, अकल कश्ती बना रही होगी। बोला ना, मैं छोड़ दूंगा। चलो आओ, हो गया मेरा नाश्ता। चले मामा बाबा, मैं चलता हूँ। दुआ कीजिएगा ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए। अजलान खड़े होते दोनों से बोला था। हाँ, मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की है, ज़रूर मिलेगा, तुम फिक्र ना करो। आमीन।
वो दोनों अल्लाह हाफिज कहते हुए घर से निकल गए। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। दोनों में से किसी ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया, लेकिन हुरिया को अपने ऊपर अजलान की नजरें महसूस हो रही थीं। कॉलेज के गेट पर अजलान ने गाड़ी रोकी। हुरिया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अजलान की आवाज पर उसके हाथ साकित हुए। धड़कनों ने अलग शोर मचाना शुरू कर दिया। जी, हुरिया ने धीमी आवाज में उसे जवाब दिया, लेकिन उसे देखने से भी फिर भी गुरेज किया। आज मेरी मीटिंग है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। तुम दुआ करोगी ना मेरे लिए? हुरिया ने एक नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। आपने मेहनत की है तो आपको ज़रूर मिलेगा सिला। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को भी रायगा नहीं होने देता। मैं दुआ करूंगी अगर ये प्रोजेक्ट आपके हक में बेहतर है तो आपको ज़रूर मिले। अजलान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। जाओ, अब लेट हो रही होगी। हुरिया अल्लाह हाफिज कहकर उतरने लगी। सुनो, अजलान की आवाज़ पर उसने पलटकर उसे देखा। खूबसूरत लड़की, पेपर अच्छा देकर आना। अजलान की बात सुनकर वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। पीछे अजलान मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त देखने लगा जब तक वो अंदर नहीं चली गई, और फिर गाड़ी ऑफिस की जानिब बढ़ा दी। वो संजीदा तासरात के साथ अभी ऑफिस में दाखिल हुआ था। सारा स्टाफ उसे देखकर अपनी जगह पर विराजमान हो गया और वो जहां से गुजरता सब उसे सलाम कर रहे थे। वो आंख के इशारे से सबको सलाम का जवाब देता आगे बढ़ रहा था। असगर, रूम में आओ। वो अपने मैनेजर को बोलता अपने रूम में दाखिल हुआ। यस सर। हाँ असगर, वो शहराम कंपनी की फाइल किधर है? सर, वो मीटिंग हॉल में ही है, सब आपका वहाँ वेट कर रहे हैं। ओके चलो, मैं आ रहा हूँ। मीटिंग हॉल में आकर उसने एक नज़र सब पर डाली और प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। प्रेजेंटेशन खत्म करने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर एक की नज़र में इस जवान बिजनेसमैन पर थी जो इतनी कम उम्र में भी बिजनेस को तरक्की पर तरक्की दिए जा रहा था। अब वो हर एक से मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल कर रहा था। वो खुश था आज और ये खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी संजीदा तासरात ही थे। अजलान को घर आते आते रात हो गई थी। अलीजे और ताहा भी आ चुके थे। इस वक्त लाउंज में सब बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे जब अजलान दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबको मुश्तरका सलाम करके वो ताहा के बराबर सोफे पर विराजमान हो गया। नजरें इस दुश्मन जान की तरफ गई तो पलटना ही भूल गई। पिंक कलर के सूट में बालों की चुटियां बनाए भी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। ताहा के खंखारने पर वो होश में आया और एक सख्त घुरी उस पर डाली। भाई अब तो इज्जत कर ले, बहनोई बन गया हूँ तेरा। बेटा, इज्जत करवाई जाती है और तेरी हरकतें कहीं इस काबिल नहीं है कि मैं तेरी इज्जत करूँ। ताहा इस बेइज्जती पर अपना सब मुंह लेकर रह गया। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली आपका ख्वाब पूरा हो गया। अजलान ने मीटिंग के बाद ही घर में फ़ोन करके अपनी कामयाबी की इत्तला कर दी थी। शुक्रिया बहना, जब तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ होंगी तो कामयाब तो फिर होऊंगा मैं। वो बोल तो अलीजे से रहा था पर उसकी निगाहें हुरिया पर थीं। हुरिया ने जब अजलान की नज़रें अपने पर महसूस की तो सर झुका गई। ताहा ने जब ये मंजर देखा तो अपने आप को रोक ना सका। भाई, सबकी मौजूदगी का ही ख्याल कर ले। तू मेरी चौकीदारी करना बंद कर दे, मैं तुझे आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। ताहा ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, जबकि अजलान सिर्फ उसको घूरता ही रह गया, क्योंकि ताहा को समझाने की मिसाल भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। बेटा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस खुशी में एक पार्टी रखी जाए। फैजान साहब की बात सुनकर अजलान उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हाँ बाबा, आइडिया तो अच्छा है, बाकी आप लोग देख लें, फैसला कर लें कब कहाँ क्या करना है। कहाँ का मसला तो छोड़ दो, ये घर में जो इतना बड़ा काम है ये किस दिन काम आएगा। अब की बार फातिमा बेगम ने अपने राय दी। हाँ भैया, मामा ठीक कह रही हैं। अलीजे ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। चलें ठीक है, फिर वीकेंड के लिए सबको इनवाइट कर लो। तुम क्या कहते हो अजलान? सही है बाबा, जो आप लोगों को ठीक लगे। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। अजलान अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि बाकी सब प्लानिंग करने में मसरूफ़ हो गए। यार हुरिया, मान जाओ ना, सच में बहुत मज़ा आएगा। हाँ हुरिया, मेरी बीवी सही कह रही है, और घर की ही तो बात है, कहीं बाहर थोड़ी जाना है। वो 2 दिन से अलीजे और ताहा हुरिया को मनाए जा रहे थे, फिर भी वो पार्टी में शिरकत करने के लिए किसी तौर पर राज़ी नहीं हो रही थी, और आज वो दोनों फिर उसको घेर कर बैठे थे। यार आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अब की बार हुरिया झुंझला कर बोली, वहाँ इतने लोग होंगे, मैं किसी को भी जानती नहीं, मैं क्या करूँगी? भाई मुझे तंग ना करो। अब की बार हुरिया ने रोनी सूरत बनाकर कहा। क्या हुआ, कौन तंग कर रहा है? अजलान जो इन लोगों की जानिब आ रहा था, हुरिया का जुमला सुनकर ताहा को घूरते हुए हुरिया से दरियाफ्त किया, जबकि अजलान की आवाज़ सुनकर हुरिया उछल पड़ी। उसने आंखों ही आंखों में ताहा से इल्तिजा की, पर उसने साफ हरी झंडी दिखा दी कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। यह सब अजलान की आंखों से मख्फी नहीं रह सका था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अजलान की इतनी संजीदा आवाज़ सुनकर हुरिया के आसान खता हो गए। वो मैं, मेरा मतलब है, मैं कहना चाह रही थी। हुरिया की हालत देखकर ताहा हंसी रोकने के चक्कर में लाल हो गया, जबकि अलीजे उसे एक सख्त घुरी से नवाज कर अजलान से मुखातिब हुई। भाई मैं बताती हूँ आपको, ये जो हुरिया है ना, बकौल इसके ये पार्टी में किसी को पहचानती नहीं, तो उसको इतने अजनबी लोगों में अजीब सा लगेगा, तो ये शिरकत नहीं करना चाह रही, और हम बेचारे 2 दिन से इनको समझाने की कोशिश कर रहे।
تو یہ کہہ رہی تنگ نہ کرو۔ علیزے نے حوریہ کی گھریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ علیزے کی بات سن کر اذلان نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی جو سر جھکا کر بیٹھی تھی اور ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ علیزے آپ دونوں جاؤ، کل کی تیاری کرو، حور آ رہی ہے۔ ہاں ہاں، اب شاہ صاحب اپنی حور کو راضی کریں گے، ایسے میں ہم غریبوں کو تو باہر ہی نکالیں گے۔ طاہا نے معصوم شکل بنا کر سر آہ بھری۔ ہائے دوست نہ رہا، بے وفا بے وفا۔ اذلان نے جب دیکھا کہ طاہا کی گور افشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آسین چڑھاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا جا رہا ہوں بھائی، تو بلا وجہ اتنی جلدی سیریس ہو گیا؟ جا رہا ہوں تو حوریہ کو سمجھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے فی الحال تجھے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ارے یار کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو ویسے انتہائی سمجھدار عقل مند انسان ہوں۔ طاہا اذلان کی سخت آواز پر فوراً سیدھا ہوا۔ جا رہا ہوں بھائی، یہ دیکھ چلا گیا۔ طاہا کے جانے کے بعد اذلان سر جھٹک کر رہ گیا۔ اذلان نے اب حوریہ کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ گھریلو حلیے میں بھی وہ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ حور ادھر میری طرف دیکھو۔ اذلان کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ رف سے حلیے میں بھی وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا، پر زیادہ دیر وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور واپس سر جھکا گئی۔ حور کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ مجھے پروجیکٹ مل گیا؟ اذلان کی بات پر حوریہ نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ اذلان اس کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی اور شکوہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت اسے حوریہ کی زبان سے سننا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، وہ دھیمے لہجے میں منمنائی۔ اس کی بات سن کر اذلان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ تو حور کیا میری خوشی کے لیے بھی اس پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتی؟ اس نے سر اٹھا کر بے بسی سے اذلان کو دیکھا۔ کیوں ڈرتی ہیں آپ؟ نئے لوگ ہوں گے، آپ نہیں پہچانتی تو پہچان جائیں گی، انسان ہی ہے نا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر علیزے، طاہا، ماما، بابا سب ہوں گے نا، اور میں بھی تو ہوں گا۔ کوئی بات ہو، کسی سے ڈر لگے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ حوریہ نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اور پکا وعدہ، جب انسانوں کے بجائے بھوتوں کو بلاؤں گا پارٹی میں تو آپ کو بالکل بھی شرکت کرنے کو نہیں بولوں گا۔ اب کی بار اذلان نے شرارتی انداز میں اس سے بولا۔ میں جاؤں؟ حوریہ نے جھکے سر کے ساتھ ہی اس سے پوچھا۔ جی جائیں، اور کل کی تیاری کریں۔ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بہادر بنائیں، جتنا ڈریں گی لوگ اتنا ڈرائیں گے، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ڈریں یا پریشان ہوں۔ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، مجھ سے شیئر کریں، مجھے بتائیں اور میرے سپرد کر دیں۔ خود بس خوش رہیں، آپ پر ہنسی جچتی ہے، پریشانی نہیں، ٹھیک ہے؟ جی گڈ، جائیں اب۔ اس کی اجازت ملنے کی دیر تھی، حوریہ وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے وہ تھی ہی نہیں یہاں۔ اذلان مسکراتا سر جھٹک گیا۔ پورے لان کو مختلف قسم کی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، کچھ مہمان آ بھی چکے تھے۔ آج کی پارٹی میں مشہور بزنس مین ان کی فیملیز کے ساتھ مدعو تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، پورے لان میں رونق کا سماں تھا۔ حوریہ علیزے کے ساتھ باہر آئی، پنک کلر کی میکسی میں نیچرل میک اپ کے ساتھ وہ چھوٹی سی باربی ڈول لگ رہی تھی۔ علیزے نے بھی گرے اور پرپل کمبینیشن کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اور لائٹ سے میک اپ نے اس کے تیکھے نقوش کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اذلان نے جب حوریہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کے سحر میں ایسا جکڑا کہ آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ جہاں اذلان اس کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا، وہیں حوریہ نے جب اس کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس کی تو اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی جو اذلان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ علیزے نے حوریہ کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ حوریہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اور علیزے کے ساتھ ہر کسی سے مل رہی تھی۔ حوریہ تم یہاں رکو، میں ذرا سارے انتظامات دیکھ کر آتی ہوں۔ علیزے حوریہ کو مہمانوں کے پاس چھوڑ کر خود اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حوریہ کچھ پل تو وہاں کھڑی رہی، لیکن جب سب کو آپس میں باتوں میں مصروف دیکھا تو سب لوگوں سے تھوڑا دور الگ گوشے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے ابھی بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک انجان آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہیلو سویٹی۔ حوریہ اپنے سامنے ایک انجان شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جی کون ہے آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ ارے ڈیئر، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ نہیں جانتی تو جان جائیں گی۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے کہکا لگایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اذلان نے جب حوریہ کی غیر موجودگی محسوس کی تو بے چین ہوا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے دور سے حوریہ نظر آئی، لیکن اس کے پاس کسی آدمی کی موجودگی دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ فوراً تیز قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھا۔ ارے اذلان تم؟ کچھ نہیں یار، بس میں نے ان کو اکیلے بیٹھے دیکھا تو ان کے حال چال دریافت کرنے لگ گیا۔ حوریہ آپ ٹھیک ہو؟ اذلان نے وقاص کو سرے سے نظر انداز کیا گیا حوریہ سے مخاطب ہوا۔ اذلان کا فکر مند انداز دیکھ کر حوریہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حوریہ کو خاموشی سے اپنی جانب تکتا پا کر اذلان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وقاص ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر واپس لان کی جانب بڑھ گیا۔ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں، اذلان نے تھوڑا سا جھک کر حوریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے شرارتی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ حوریہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات ہو تو مجھ سے کہہ دینا، اور جائیں ماما کے پاس چلی جائیں، یہاں اکیلے نہیں بیٹھیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔
हूर उसने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अजलान की आवाज़ पर उसकी तरफ देखा। बहुत प्यारी लग रही हो। अजलान की बात सुनकर हुरिया ने शर्म से सर झुका लिया। उसके गाल इस वक्त सेब की तरह लाल हो गए थे। उनाबी लब धीरे से मुस्कुराए। धड़कनों ने अलग रक्स शुरू कर दिया। लंबी घनी पलकें जो शर्म के बोझ से झुकी हुई थीं। अजलान ये मंजर देखकर मुभूत रह गया। आंखें आंखों से पढ़ने दो, तुम पलकें जरा उठाओ, कुछ मेरे मन की सुन लो, कुछ अपनी हमें सुनाओ। शुक्रिया, ये कहती के साथ ही हुरिया वहां से भाग गई, जबकि अजलान उसकी पुश्त को मुस्कुराते हुए देखने लगा। भाई होश में आ जाए। चली गई वो। ताहा की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। तुझे कितनी दफ़ा बोलना पड़ेगा कि मेरी चौकीदारी करना बंद कर दे। कौन सी ज़बान समझ आती है तुझे? ओ भाई, नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। अगर मैं अभी तुझे होश नहीं दिलाता तो सुबह तक ऐसे ख्यालों में गुम यहीं खड़े रहते। फिर पता है क्या होता? ताहा की बात पर अजलान ने उसकी जानिब देखा। फिर होता यह कि जब धूप तेरे चेहरे पर पड़ती और मजनू साहब होश में आते, तब तक उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता। और तो बेचारा कमारी बीवी तो ही नहीं कि खिदमत करती तेरी। मैं अपनी बीवी से खिदमत करवाऊंगा भी नहीं। ओहो भाई, अभी से इतनी मोहब्बत। वो दोनों इसे बातें करते लॉन की जानिब बढ़ गए। अजलान अभी घर में दाखिल हुआ था। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें सुनाई दी तो अपना रुख वहीं मोड़ लिया। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने वकास खान अपने वालिद असद अहमद खान और अपनी वालदा सारा खान के साथ बैठा नजर आया। असद अहमद खान जाने माने बिजनेसमैन थे। वकास खान साल पहले ही अमेरिका से अपनी डिग्री मुकम्मल करके आया था और अब उनका बिजनेस संभाल रहा था। सामने सोफे पर फैजान शाह और फातिमा बेगम बैठी हुई थी, जबकि दाएं जानिब हुरिया सर पर दुपट्टा लिए बैठी हुई थी। अजलान सबको मुश्तरका सलाम करता हुआ एक तरफ बैठ गया। शाह साहब, हम आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे और याद रखें, जवाब हमें इकरार में ही चाहिए। वकास खान के वालिद असद अहमद खान फैजान शाह से मुखातिब हुए। अजलान ने नासमझी से माँ बाप की तरफ देखा। इंशाल्लाह ज़रूर, आप बस हमें थोड़ा वक्त दें, हम आपस में मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। फैजान शाह ने मुस्कुराते हुए असद अहमद खान को जवाब दिया। हूर, मेरे लिए 1 कप चाय का बना दो। अजलान जो इतनी देर से वकास खान की निगाहें हुरिया पर महसूस कर रहा था, फ़ौरन से हुरिया को मंजर से गायब करना चाहा। वह सर हिलाते वहाँ से उठ खड़ी हुई। शाह साहब, हाँ, अब हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमें मुस्बत जवाब देंगे। बाबा, अजलान की आवाज़ पर फैजान शाह ने सर उठाकर उसको देखा। इस वक्त वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का खाना नोश फरमा रहे थे। हाँ अजलान, बोलो। असद अंकल और वकास किस में सिलसिले में आए थे? हाँ, मैं अभी इसी बात की जानिब आ रहा था। हुरिया बेटा, आपने वकास और उनके घर वालों को देखा, कैसे लगे आपको वो लोग? बाबा, पर अजलान मुझे बात करने दो, पता लग जाएगा तुम्हें भी। अजलान जो अभी कुछ बोलने ही वाला था, फैजान शाह ने उसे भी टोक दिया। हुरिया, आप बताओ बेटा। अच्छे थे बाबा। आपको पता है वो आपका रिश्ते के सिलसिले में आए थे। उन्होंने आपको पार्टी में देखा था और इन्हें आप बहुत पसंद हो। रिश्ते की बात सुनकर ताहा ने अजलान को देखा, जिसकी रगें गुस्से से तन गई थीं। अब आप बताओ बेटा, आप क्या चाहती हो? जो आप बोलोगी, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। बाबा, मैं क्या बोलूं? उसने एक नज़र अजलान को देखा जो उसे ही देख रहा था और धीमे लहजे में मिनमिनाई। बेटा, आप वक्त को सोचो, लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुतमईन हो तो हमें बताना, फिर ही हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना कोई बात नहीं। उनकी बात सुनकर उसने धीरे से सर हिलाया। बाकी खाना खामोशी से खाएं क्या? लेकिन इस दौरान पूरे वक्त अजलान की निगाहें अपने ऊपर महसूस की। अजलान कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसका दिमाग हुरिया को किसी और के साथ सोच कर ही फटने के करीब हो रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे से निकल गया। हुरिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर अधखुला दरवाज़ा देखकर वो खामोशी से अंदर आ गया। हुरिया जो अपने ख्यालों में खड़ी चांद को देख रही थी और अजलान की आमद को भी महसूस न कर सकी। अजलान चलता हुआ हुरिया के बराबर आ खड़ा हुआ। अजलान कुछ देर तो खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन उसे अपनी तरफ मुतवज्जो न पाकर खुद ही उससे मुखातिब हो पड़ा। क्या सोच रही हो? अजलान की आवाज़ वो भी इतने करीब से सुनकर हुरिया चौंक गई। आप यहाँ? अजलान को इस वक्त अपने कमरे में देखकर हुरिया को समझ ही ना आया। क्या बोले? क्यों नहीं आ सकता? अजलान ने उसको नज़रों में लेते हुए उससे पूछा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वह सर झुकाकर गोया हुई। वकास के रिश्ते के बारे में क्या सोचा तुमने? उसकी बात पर हुरिया ने सर उठाकर उसको देखा और फिर वापस सर झुका लिया। हूर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हुरिया को कोई जवाब ना पाकर उसने वापस उसे मुखातिब किया, लेकिन इस बार फिर खामोशी। हूर, मुझे जवाब दो, क्या तुम इस रिश्ते पर राजी हो? क्या तुम वकास से शादी कर लोगी? इस दफ़ा भी हुरिया को कोई जवाब ना देते देख अजलान को गुस्सा आ गया। फॉर गॉड सेक हूर, मैं कब से एक बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे जवाब देना पसंद करोगी या मैं यहाँ से चला जाऊँ? अजलान की सख्त आवाज़ पर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने एक नज़र उठाकर अजलान को देखा तो अजलान का दिल डूब कर उभरा। उसे बेअख्तियार अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ।
مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں۔ حوریہ نے نم آواز میں کہا، آئی ایم سوری، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، ایسی خاموشی کے جس میں سانسوں اور دھڑکنوں کی مدھم آواز بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس وقت کوئی اذنان سے پوچھتا کتنا مشکل تھے یہ 4 لفظ ادا کرنا، آسان تو نہیں تھا، بھلا آسان کیسے ہو سکتا تھا؟ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اس سے 13 سال چھوٹی لڑکی تھی۔ لیکن دل نے کہا بھلا محبت میں عمروں کا فرق کہاں معنی رکھتا ہے؟ محبت تو ہر ظاہری چیز سے بے نیاز ہوتی ہے۔ بس پھر اس نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ حوریہ اس کی بات سن کر ابھی تک حیران تھی۔ بھلا اس نے کب سوچا تھا کہ دل کی وہ خواہش جس کا ذکر وہ اپنے آپ سے کرنے سے ڈرتی تھی اسے ایسے پوری ہوگی؟ لیکن وہ سامنے کھڑا شخص اس سے بہت مختلف تھا۔ اس کے تو خواب سجانے سے بھی وہ ڈرتی تھی، کجا کہ شادی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اذلان کی پکار پر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ بہت الگ ہیں۔ حوریہ کی بات پر اذلان نے اس کو ناسمجھی سے دیکھا۔ اچھا مجھے بھی بتاؤ کیا الگ ہے مجھ میں؟ وہ بولتے بولتے آرام سے جا کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ حوریہ نے اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ ایک مشہور بزنس مین ہیں، جبکہ میں گھر میں رہنے والی لڑکی، ایک پریکٹیکل انسان ہے۔ آپ کی شخصیت میں روب ہے، سنجیدہ انسان ہے اور سمجھدار بھی، جبکہ میں آپ کے بالکل برعکس ہوں۔ آپ میں اور مجھے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا ہوا اگر میں ایک بزنس مین ہوں اور آپ گھر میں رہنے والی لڑکی ہیں؟ آپ گھر پر رہ کر ایک اچھی بیوی کی طرح تیار ہو کر اپنے شوہر کا انتظار تو کر سکتی ہیں۔ تو کیا ہوا میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں اور آپ خواب دیکھتی ہیں؟ زندگی ویسے بھی مکمل پریکٹیکل ہو کر نہیں گزاری جا سکتی۔ آپ کے خواب ہماری زندگی میں رنگ بھر دیں گے۔ تو کیا ہوا اگر میں ایک سنجیدہ انسان ہوں؟ آپ کی ہنسی مذاق مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیں گے۔ مسکرانا کسی کو برا تو نہیں لگتا نا، اور آپ تو ویسے بھی میرے مسکرانے کی وجہ بن گئی ہیں۔ اور جہاں تک پاس سمجھداری کی ہے بات، تو اچھا ہے نا، میں اپنی نادان بیوی کی نادانیوں کو اپنی سمجھداری سے ٹھیک کر دوں گا۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے آخر میں اس کا انداز شرارتی ہو گیا تھا۔ اذلان کی اتنی لمبی وضاحت پر حوریہ کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اب راضی ہیں؟ کریں گی مجھ سے شادی یا ابھی بھی کوئی اعتراض ہے؟ اذلان نے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے حوریہ نے اپنا چہرہ شرم سے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی اس ادا پر اذلان نے خوشی سے بھرپور کہکا لگایا اور دور کھڑی محبت کی دیوی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بھائی کیا سین ہے؟ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر براجمان تھے۔ رات کا واقعہ اور اوپر سے اذلان کی موجودگی اور اس کی نظریں دونوں نے حوریہ کا چہرہ لال کیا ہوا تھا۔ وہ شرم کے مارے اپنا سر پلیٹ میں ایسے جھکا کر بیٹھی تھی جیسے اس وقت ناشتے سے زیادہ ضروری کوئی اور کام ہو ہی نہیں۔ تہا نے حوریہ کے بعد ایک نظر اذلان پر ڈالی جس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جبکہ بقول تہا کے اس وقت اس کی آنکھوں کو لال ہونا چاہیے تھا اور ماتھے پر 1-2 بل تو لازمی ہونے چاہیے تھے۔ ان دونوں کے مشکوک حالات دیکھ کر اس نے اذلان کے کان میں سرگوشی کی، صبر کر جا، لگ جائے گا پتہ۔ اذلان کا جواب سن کر تہا منہ بنا کر رہ گیا۔ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ اذلان نے ایک نظر سب پر ڈالی اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ بابا آپ اسد انکل کو انکار کر دیں۔ اس کی بات پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اذلان آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کروں میں اس رشتے سے انکار؟ کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ فیضان شاہ نے سخت انداز میں اسے دریافت کیا۔ بابا کوئی برائی نہیں، لیکن میں حوریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ اذلان کے لہجے کی بےتابی دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئے۔ بھلا انہوں نے اپنے بیٹے کا ایسا جذباتی انداز دیکھا ہی کب تھا؟ باقی سب کی حالت بھی فیضان شاہ جیسی تھی، سوائے تہا کے جو ایک ایک چیز سے واقف تھا، اور فاطمہ بیگم کی جنہیں بہت پہلے ہی اس کے جذبات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بس انہیں انتظار تھا تو اس وقت جب وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرے۔ فیضان شاہ نے کچھ پل خاموشی سے گزارے، چاہتے تو وہ بھی یہی تھے کہ شمائلہ کی نشانی ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، پر دونوں کی عمروں کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خاموشی رہے۔ فیضان شاہ نے ایک نظر فاطمہ بیگم کو دیکھا جو مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے حوریہ کو دیکھا۔ بیٹا آپ کیا کہتی ہو؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم آپ کی پسند، آپ کی خوشی اور آپ کی رضامندی ہے۔ بابا جو آپ کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں، اگلے مہینے کے آخر میں نکاح کا فریضہ انجام دیں گے۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر حوریہ کو گلے لگا لیا۔ واؤ، یعنی اب حوریہ آپی اذلان بھائی کی دلہن بنے گی؟ جذلان کی چہکتی ہوئی آواز سن کر سب مسکرا دیے۔ جی بیٹا، اب ہماری بہنہ ہماری بھابھی بنے گی۔ تہا کی بات سن کر حوریہ اپنا چہرہ فاطمہ بیگم کی آغوش میں چھپا لیا، جبکہ باقی سب مسکراتے ہوئے اسے اور تنگ کرنے لگے۔ ایک مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ حوریہ کو مایوں میں بٹھایا جا چکا تھا۔ ویسے تو حوریہ نے اذلان کے سامنے کم آنا کر دیا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس کا اذلان سے سخت پردہ چل رہا تھا۔ حوریہ کے ہاتھوں کو اس وقت اذلان کے نام کی مہندی سے سجایا جا رہا تھا۔ باقی لڑکیاں اس کے ارد گرد بیٹھیں گانے گانے میں مصروف تھیں۔
پورے گھر میں اس وقت رونق کا سماں تھا. لڑکیوں نے دیر رات تک محفل جمائی ہوئی تھی. لڑکیوں تم لوگ کیا یہاں بیٹھی ہو؟ سونا نہیں ہے؟ وقت دیکھو رات کا 1 بج گیا ہے. کل نکاح بھی ہے. پھر تم لوگ صبح اٹھنے میں نخرے کرو گی. حوریہ بیٹا تم بھی جاؤ آرام کرو ذرا. خدا کا خوف نہیں ہے ان لڑکیوں کو. خود تو جاگ رہی ہیں لیکن دلہن کا خیال ذرا نہیں کر لیں. فاطمہ بیگم کی ڈانٹ سن کر ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے اٹھ گئیں. اذلان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا کچن میں سے کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر اپنا رخ کچن کی جانب کیا. حوریہ کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا. مایوں کے پیلے جوڑے میں وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی. حوریہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی ہی تھی. ابھی نیند کی وادیوں میں اترے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی. اپنی سائڈ پر موجود جگ سے پانی نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا لیکن جگ خالی تھا. پہلے تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی لیکن پیاس کی شدت جب ناقابل برداشت ہوئی تو اس نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں سے آرام سے جگ اٹھایا اس انداز میں کہ مہندی بھی خراب نہ ہو. وہ بھی کچن میں کھڑی جگ میں پانی بھر رہی تھی لیکن مہندی کی وجہ سے کافی مشکل ہو رہی تھی. اذلان جو دروازے پر کھڑا تھا مسکرا کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جگ لیا. آپ جی میں. حوریہ کی نظریں جھک گئیں. اذلان نے جگ بھر کر اسے دیکھا. آج 1 ہفتے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے. اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے اس نے اذلان سے کہا. پھر کس طرح دیکھوں؟ اذلان کو اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا. میں جاتی ہوں. وہ اس کی شوخ نظروں سے نظریں چراتی وہاں سے نکلنے لگی. اذلان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا. جائیں کل تو ویسے بھی آپ کو میری ہی 10 رسمی آنا ہے. پھر کہاں جائیں گی؟ میں جانا چاہتی بھی نہیں ہوں. گھر میں ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی تھی. مہمانوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی. جو مہمان پہلے سے ہی ٹھہرے ہوئے تھے ان کے اپنے مسئلے تھے. کسی لڑکی کا جھمکا نہیں مل رہا تھا, کسی کی سینڈل. لڑکوں میں کسی کے کپڑے استری نہیں تھے تو کسی کا کچھ. اس سارے قصے میں صرف ایک حوریہ ہی تھی جس کو بیوٹیشن نے 1 گھنٹہ پہلے ہی تیار کر کے بٹھا دیا تھا. ٹی پنک کا شرارہ شرٹ پہنے جس پر سلور نگوں کا ہلکا سا کام تھا اور لال دوپٹہ سر پر سلیقے سے سیٹ کیا. سلیقے سے کیے گئے میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے. اس وقت وہ اپنے خیالات میں گم بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی. تبھی علیزے ساری لڑکیوں کی ہمراہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی. بھابھی صاحبہ کیا سوچ کر مسکرا رہی ہیں؟ اذلان بھائی کو سوچ رہی ہوں گی. لڑکیوں کے ٹولے میں سے ایک شرارتی لڑکی کی آواز آئی. اس کی بات پر حوریہ جھیم گئی جبکہ باقی سب ہنسنے لگے. تبھی ایک لڑکی کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی. آنٹی کہہ رہی ہیں حوریہ باجی کو نیچے لے آئے, مولوی صاحب آ گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ واپس اسی رفتار سے بھاگ گئی جس رفتار سے آئی تھی. چلیں جی بلاوا آ گیا ہے. علیزے نے حوریہ کا شرارہ سنبھالتے اسے کھڑا کیا. لان میں آ کر علیزے نے اس کو اذلان کے بالکل سامنے بٹھا دیا. دونوں کے درمیان جالی دار پردہ تھا. علیزے نے حوریہ کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا تھا. اذلان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا. بڑی شدت سے انتظار ہے اس سوال کے جواب کا جس کے جواب میں وہ اور میں دونوں کہیں گے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. حوریہ سکندر بنت سکندر خان آپ کو اذلان شاہ ولد فیضان شاہ کے ساتھ 1 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. اس نے دھیمی آواز میں کہا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. نگاہ نامے پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ کانپے. اس وقت اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے. اپنا آپ کسی اور کو سونپ دینا آسان تھوڑی ہوتا ہے. فیضان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک گیا. اب مولوی صاحب اذلان سے پوچھ رہے تھے اور اس نے بڑی خوشی سے حوریہ کو قبول کیا اور یوں حوریہ سکندر حوریہ اذلان بن گئی. نکاح کے بعد دونوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا. فوٹو سیشن اور چند ایک رسموں کے بعد حوریہ کو واپس اس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا. فیضان شاہ اپنے کمرے میں اکیلے آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے. تبھی ان کو آواز آئی. آج میں بہت مطمئن ہوں. آپ کی محبت کی سچائی پر تو شروع سے یقین تھا لیکن جس طرح حوریہ کو آپ نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا اس کے لیے اتنا اچھا ہم سفر منتخب کیا. میرے دل میں موجود آپ کی عزت میں اضافہ ہو گیا. میری روح پرسکون ہے. میرا آپ پر کیا جانے والا بھروسہ غلط نہیں تھا. آپ نے میرا مان رکھ لیا فیضان صاحب. شمائلہ فیضان صاحب آنکھوں میں بے یقینی لیے انہیں دیکھ رہے تھے. شمائلہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور بس ان کا عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا. محبت میں سرخرو ہونے پر فیضان شاہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے. ہائے یہ محبت کرنے والے لوگ, ہائے یہ محبت کرنے والوں کے روگ. اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا, جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا. یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے, آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا. کبھی تقدیر کا ماتم کبھی دنیا کا گلا, جس منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا. مجھ پر ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری, اس قدر گردش ایام پر رونا آیا. کیا حسین خواب دکھایا تھا محبت نے, کھل گئی آنکھ تو تعبیر پر رونا آیا. جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا, مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا.
ऐसे तो नहीं जा सकते आप अंदर बिना नेक दिए। क्यों नहीं जा सकता? अंदर मेरी बीवी मौजूद है, मेरा जब दिल चाहेगा जा सकता हूँ। अजलान ने तुनक कर कहा था। बीवी नहीं मनकूहा, अलीजे ने फौरन जवाब से कहा। बीवी हो या मनकूहा क्या फ़र्क पड़ता है तो मेरी अजलान शाह की। ना जी आप ही की है, लेकिन निकाह के बाद पहला दीदार मुफ्त में तो नहीं होगा। नेक दें और जाएं अंदर। अलीजे को हार ना मानते देखकर उसने अपने वॉलेट निकालकर उसमें हाथ रख दिया। ये हुई ना बात, अब आप जा सकते हैं अंदर। वॉलेट लेकर सारी लड़कियां खिलखिलाती हुई भाग गईं। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया आईने के सामने निकाह के जोड़े में खड़ी चूड़ियां उतार रही थी। अजलान को देखकर उसका चूड़ियां उतारता हाथ साकित हुआ। वो शीशे में नजर आते अजलान के अक्स को तके जा रही थी। ग्रे शलवार कमीज पर ब्लैक वास्किट पहने, बालों को जेल लगाकर पीछे की तरफ सेट किया गया था। बड़ी हुई दाढ़ी और घनी मूंछों के नीचे उनाबी लब जो मुस्कुरा रहे थे और आंखों में जलते खुशी के दीप। वो आज किसी रियासत के शहजादे को भी मात दे रहा था। उसकी बेखुदी देखकर अजलान मुस्कुराता हुआ उसके बराबर आ खड़ा हो गया। हुरिया तो उसके साथ खड़ी उसके कंधे तक आती कोई गुड़िया लग रही थी। वो दोनों साथ बराबर खड़े बिल्कुल मुकम्मल लग रहे थे। हुरिया ने जेरे लब माशाल्लाह कहते हुए अपना सर झुका लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी अपनी ही नज़र न लग जाए। अजलान ने जेब से मोबाइल निकाल कर सेल्फी ली। अजलान ने हुरिया की कलाई पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। हुरिया ने सर हाँ में हिलाया। इस वक्त मुंह से कुछ कहना उसके लिए नामुमकिन था। हुरिया की इजाज़त देने पर एक एक करके सारी चूड़ियाँ उसके हाथ से उतार दी। कैसा अजीम मर्द था वो। सामने खड़ी लड़की उसकी मनकुहा थी। वो उस पर सारे हक रखता था, लेकिन फिर भी इस छोटे से अमल के लिए भी उसने उसकी इजाज़त लेना पसंद किया। चूड़ियाँ उतार कर उसने अपनी जेब से एक डब्बी निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाई। आपके निकाह का तोहफा। हुरिया ने डब्बी खोली तो उसमें एक खूबसूरत डायमंड का नफीस ब्रेसलेट था। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। हुरिया की चहकती हुई आवाज़ सुनकर अजलान मुस्कुरा दिया। अजलान ने उसके हाथ से ब्रेसलेट लेते हुए उसकी कलाई में पहनाया। बहुत शुक्रिया। अजलान ने मुस्कुराते सर खम किया। बहुत हसीन लग रही हैं आप, दिल कर रहा है आपको देखता रहूं, पर फिलहाल वक्त नहीं है, जल्दी से चले, हमने जाना है। पर इस वक्त हुरिया ने घड़ी पर नज़र डाली जहां 1 बज रहा था। अब आप मेरी मनकुआ हैं, कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी मेरे साथ जा सकते हैं। हुरिया इस बात में सर हिलाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। अजलान ने गाड़ी साहिल समंदर पर रोकी। गाड़ी से निकलकर वो हुरिया की तरफ आया और हाथ थामकर उसको बाहर निकाला। वो दोनों हाथों में हाथ दिए पानी की जानिब बढ़े। इस वक्त वहाँ दूर दूर तक गहरी खामोशी थी। समंदर की लहरों के सिवा वहाँ कोई आवाज़ ना थी। पूरे चांद की रोशनी में रक्स करती समंदर की लहरें, वो एक दिलफरेब मंजर था। इस वक्त हुरिया ब्लैक कैपरी और कुर्ती में मलबूस रेड दुपट्टा गले में लिए हुए थी, जबकि अजलान ने ब्लैक शलवार कमीज पहना हुआ था। इस वक्त वो दोनों गीली रेत पर हाथ में हाथ दिए चलते हुए इसी मंजर का हिस्सा लग रहे थे। समंदर के ठंडे पानी की लहरें उनके पाँव को छूती वापस मुड़ जाती। चलते चलते अचानक अजलान ने अपने कदम रोक लिए। उसको देखकर हुरिया भी रुक गई। अजलान अपने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ। और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मोहब्बत में चांद तारे तोड़कर ले आऊँगा, लेकिन मैं आपको हमेशा इज्जत करूँगा। आपकी कदर हर गुजरते दिन आपको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊँगा। आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। मुझे मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन आपको देखकर मैं पहली नज़र में ही आपका असीर हो गया। मेरी मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए बढ़ती जा रही। अब मैं खुद से मोहब्बत करना तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपसे नहीं। ये दिल अब मेरा नहीं रहा है, ये दिल तो आपका हो गया। ये आपके नाम पर धड़कने लगा है। मेरी मोहब्बत को, मेरी चाहत को, मेरे जज्बात को और मुझे कबूल करने का शुक्रिया। अजलान शाह, जिसने आज तक किसी लड़की पर एक नज़र डालने के बाद दूसरी नज़र ना डाली, जिसकी एक नज़र के लिए लड़कियां तरसती थीं, आज एक छोटी सी लड़की के सामने घुटनों पर झुका हुआ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। कोई उसे देखता तो यकीनन इस लड़की की किस्मत पर रश्क करता, और हुरिया उसकी तो फरते जज्बात से आंखें नम हो गईं। एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा अहम उसकी इज्जत होती है। मोहब्बत मिले ना मिले, इज्जत मिल जाए तो वो शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन सामने बैठा अजीम मर्द ना सिर्फ उसको इज्जत दे रहा था, बल्कि मोहब्बत भी दे रहा था, और फिर शुक्रिया भी उसका ही अदा कर रहा था। इस लड़की की किस्मत वाकई ही रश्क किए जाने के काबिल थी। हुरिया भी उसके बराबर बैठ गई। आपको पता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आज मुझे खुद अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना चाहने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला और इज़्ज़त देने वाला मर्द दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, उसने आपको मेरा हमसफ़र बनाया। मैं आज इकरार करती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरे दिल को आपसे मोहब्बत है, मेरी रूह को आपसे मोहब्बत है, मेरी हर सांस आपको आपसे मोहब्बत है। हुरिया अजलान का पूर अजलान शाह से मोहब्बत करता है।
دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے، اس پہاڑی پر مجھے چاند کا گھر لگتا ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں پہ بھی چل سکتی ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ صرف اذلان کا دل حوریہ کے لیے نہیں دھڑکتا، حوریہ کا دل بھی اذلان کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنا چہرہ اذلان کے چہرے میں سینے میں چھپا لیا۔ اذلان کو اس کی اس ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اذلان نے اس کا چہرہ ہاتھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور اس کی پیشانی پر عقیدت سے اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی۔ شاہ، اذلان کے لمس پر وہ لرز گئی۔ جی جانے شاہ۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا اس سے پیار سے مخاطب ہوا، لیکن اب کی بار حوریہ خاموش رہی۔ آپ کو پتہ ہے، میرا دل میرا نہیں رہا، نہ آپ کا دل آپ کا رہا ہے، میرا دل میری حور کا ہو گیا ہے، آپ کا دل آپ کے شاہ کا ہو گیا ہے۔ یہ ازل سے ایک دوسرے کے تھے، یہ اب تک ایک دوسرے کے رہیں گے۔ ان کے ملن نے ہی تو محبت کو جنم دیا ہے۔ محبت تو کہانی ہی دو دلوں کے ملن کی ہے۔ فلک پر موجود چاند محبت کے ملن پر مسکرا دیا۔ محبت کی دیوی محبت کے ملن پر خوشی سے رقص کرنے لگی تھی۔ دور کھڑی قسمت مسکرا کر ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔